All right, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to discuss the Boolean algebra simplification using graphical methods, which is called K-maps or Karnaugh maps. But before going into the today's topic, if you remember last time we discussed the number system, which includes the decimal number system, uh, whose base is 10, and we discussed the binary number system, whose base is 2. It includes just two numbers, 0 and 1, and the decimal numbers include 0 to 9, 10 numbers. And the hexadecimal numbers system includes 16 numbers, so that includes from 0 to 9 and A to F. And then we also discussed their interconvertibility, how to convert from one number system to another system. We also discussed the combinational logic circuit, Boolean algebra introduction, and we discussed the Boolean simplification using Boolean theorems or axioms. So today we are going to discuss about the Boolean algebra in details, further details, right? So uh, further details. So Boolean algebra actually depends upon the variables binary numbers, right? So two inputs. It has two inputs, and those values can be either in the form of 1 0, ठीक है, इसमें हम इनपुट जो होते हैं या 1 0 होता है या ट्रू फॉल्स में. हेलो, क्या? हेलो, तो कुछ कहना चाह रहा है? यस सर। नो सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, नहीं सर, इसमें उसकी माइक पर ऑन थी। अच्छा, माइक काइंडली म्यूट करें बाकी. तो टिपिकल हम इनपुट्स जो देते हैं दो पेयर्स में देते हैं, या हम 1 0 यूज करते हैं, या हम ट्रू फॉल्स यूज करते हैं, या हम ऑन ऑफ यूज करते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई एक सेट यूज करते हैं, या ऑन ओपन क्लोज यूज करते हैं, या हाई लो यूज करते हैं, ठीक है. तो इन पांचों में से कोई भी इन डिजिटल सिस्टम्स में, या हम डिजिटल सिस्टम्स की बात करते हैं, ठीक है. डिजिटल सिस्टम में हम जब भी इनपुट देते हैं, टू इनपुट्स, हम उसमें से कॉम्बिनेशंस देते हैं, यूज करते हैं, या बाइनरी इनपुट्स जिसे कहते हैं, और उनमें से वो चाहे या एक सिफर होगा, या ट्रू फॉल्स होगा, या ऑन ऑफ होगा, या ओपन क्लोज होगा, या हाई लो होगा. अच्छा, अब हम सिस्टम्स पहले डिस्कस करते हैं. पहले हम सिस्टम को लर्न करेंगे कि सिस्टम हमारे पास रियल वर्ल्ड में कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है. उस बेस पे फिर हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं आगे. हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सिस्टम है रियल वर्ल्ड में, ठीक है. एक होते हैं स्टैटिक सिस्टम्स, एक होते हैं डायनामिक सिस्टम. स्टैटिक सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं? वो सिस्टम जिनका आउटपुट डिपेंड करता है सिर्फ करंट इनपुट वैल्यूज पर, यानी उसकी पास्ट हिस्ट्री या प्री वैल्यूज मैटर नहीं करती, ठीक है. ऐसे सिस्टम जिनका आउटपुट करंट इनपुट पे, यानी जो इंस्टेंटेनियस इनपुट होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. हम इसके लिए यूज कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस इनपुट यूज कर सकते हैं, करंट वैल्यूज या इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ठीक है. एंड नो हिस्ट्री डिपेंडेंस. अच्छा, आउटपुट डिपेंड करता है किस चीज पे? जस्ट करंट इनपुट्स पे डिपेंड करता है, और हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता. अच्छा, इन सिस्टम्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, अलजेब्रिक इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. वी हैव अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर सच सिस्टम्स इन विद आवर्स, and these systems are algebraic equations can be implemented from lookup tables, ठीक है. ये हम अभी आगे जाके करेंगे. lookup tables वो हमारे पास ट्रुथ टेबल्स होते हैं, हम ट्रुथ टेबल भी कहते हैं, ठीक है, जिनको देख के हम उसके लिए गवर्निंग इक्वेशन डिजाइन करते हैं, ठीक है. हम गवर्निंग इक्वेशन लुकअप टेबल से अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं. और ये स्टैटिक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिक सिस्टम की. दूसरा सिस्टम है डायनेमिक सिस्टम. डायनेमिक सिस्टम कौन सा सिस्टम है? वो सिस्टम जो जिनका आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है न सिर्फ करंट वैल्यूज पे, बल्कि पास्ट वैल्यूज पे, ठीक है. तो इसमें जो होता है, इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्लस प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है. इसमें प्रीवियस हिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है इसका आउटपुट
इसका जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है करंट वैल्यू पे भी, प्लस प्रीवियस हिस्ट्री, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि स्टैटिक सिस्टम में हमारे पास सिर्फ इंस्टेंटेनियस इनपुट पे जो है वो आउटपुट डिपेंड करता है। अच्छा, और इसके लिए हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन नहीं होते डायनेमिक इक्वेशन सिस्टम्स के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। इसके लिए हमारे पास डायनेमिक सिस्टम के लिए हमारे पास गवर्निंग इक्वेशंस नहीं होते, ठीक है। तो हम इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस इंडिपेंडेंट अच्छा करते हैं। इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। हमारे पास कैलकुलस के जो इक्वेशंस होते हैं अलजेब्रा, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते उस पे डायनेमिक सिस्टम पे। अच्छा, अब स्टैटिक सिस्टम की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल रियल वर्ल्ड से या रियल लाइफ से हम क्या कह सकते हैं? थर्मल सेंसर्स, ये एग्जांपल है, ठीक है। यानी टेम्परेचर सेंसर जिसे कहते हैं, या थर्मोमीटर ले लें, जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर। क्यों? ठीक है, टेम्परेचर जो भी थर्मोमीटर है, ठीक है, जो भी यहाँ पर करंट सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो आपको ये, चाहे वो कांटेक्ट हो या नॉन कांटेक्ट, आपको रीडिंग जो देगा वो करंट वैल्यू देगा आउटपुट, ठीक है, डिस्प्ले पे, ठीक है। जो भी आपके पास टेम्परेचर होगा सिस्टम का, अगर आप थर्मामीटर से इसको मेजर करेंगे तो आपको करंट वैल्यू मिलेगी। तो ये टेम्परेचर सेंसर जो है या थर्मामीटर जो है ये स्टैटिक सिस्टम है। अब डायनेमिक सिस्टम की एग्जांपल, लेट्स सपोज वी हैव अ कार, ठीक है, हमारे पास एक गाड़ी है। अच्छा, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अभी जा रही है, ठीक है, ये जा रही है। हमारे पास एक दूसरी कार है, जो कि करंट अभी जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी करंटली 0 है, ठीक है। अब अब अगर मैं जो यूजर यहाँ पर बैठा हुआ है वो यहाँ पर गैस पेडल प्रेस करे, ठीक है, यानी गैस पेडल से मुराद एक्सेलरेटर, ठीक है। अगर वो गैस पेडल प्रेस करे, एक्सेलरेटर प्रेस करे, और यहाँ पे भी जो बंदा बैठा है वो भी यहाँ पे वो गैस पेडल या जो एक्सीलेटर है वो प्रेस करे, ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है। और जो कांस्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, इसको गेन हो जाए, लेट सपोज न्यू जो है, न्यू वेलोसिटी इसको गेन हो जाए, ये है लेट सपोज 20 मीटर पर सेकंड, लेट सपोज 20 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर भी जो वेलोसिटी है, लेट सपोज सेम रेट से दोनों वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड। नाउ द फाइनल वैल्यू, जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस सिस्टम की, ये जो एक सिस्टम है जो इनिशियली स्टेशनरी था, पहले वो स्टेशनरी था, अब उसने वेलोसिटी गेन कर ली है, तो उसकी टोटल वेलोसिटी जो हो गई है वो 0 + 20 = 20 मीटर पर सेकंड नेट वेलोसिटी इसकी होगी फाइनल। और इस वाले सिस्टम की जो पहले ऑलरेडी इनिशियली एक खास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो प्रीवियस वेलोसिटी जो कि 15 थी और न्यू वेलोसिटी गेन, तो टोटल वेलोसिटी इसकी 35 मीटर पर सेकंड रहेगी। अब देखें, है तो दोनों ही कार, ठीक है तो दोनों ही कार, दोनों सिनेरियो में हमारे पास कार है, लेकिन आप देखें और दोनों में करंट इनपुट भी सेम है। देखिए करंट इनपुट इसमें भी 20 मीटर पर सेकंड है, इसमें भी 20 इनपुट जो है करंट इनपुट 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जब आप फाइनल आउटपुट को देखते हैं तो इसकी वैल्यू 35 आ रही है और इसकी वैल्यू 20 आ रही है। एक सिस्टम एक है, करंट इनपुट सेम है, लेकिन आउटपुट दोनों का डिफरेंट है, बिकॉज द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ बोथ सिस्टम्स आर डिफरेंट, ठीक है।
इसलिए हमारे पास इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते, बिकॉज हर एक सिस्टम की अपनी एडहॉक बेस पे हम इक्वेशन डेवलप करते हैं। एडहॉक से मुराद होता है कि टेम्परेरी बेस्ड होता है, यानी वो यूनिवर्सल इक्वेशंस हम डिजाइन नहीं कर सकते उसके लिए। आई होप आई मेड यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट दिस डायनामिक सिस्टम के डायनामिक सिस्टम किस तरह डिफरेंट एक ही सिस्टम सिंपल इनपुट या सेम इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट कैसे दे सकता है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गई ना? Yes, sir. अच्छा, अब हम बिहेवियर की बात करते हैं। हमने सिस्टम की बात की ना कि बिहेवियर, अब जो सिस्टम स्टैटिक वाले होंगे वो स्टैटिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। स्टैटिक बिहेवियर इज शोन बाय स्टैटिक सिस्टम्स, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि कौन सा सिस्टम होता है। और डायनेमिक बिहेवियर जो होता है इट इज शोन बाय डायनेमिक सिस्टम्स। अच्छा, स्टैटिक बिहेवियर जो होता है, बिकॉज द आउटपुट डिपेंड्स ओनली on current input, therefore they can be described by combinational logic circuits, okay। इसको हम combinational logic circuit से explain करते हैं, और उसके लिए सब्जेक्ट हमारे पास मैथमेटिकल टूल सच एज बूलियन अलजेब्रा अवेलेबल है, ठीक है। वी हैव दिस अवेलेबल। जबकि डायनेमिक बिहेवियर, चूंकि वो सिस्टम डायनेमिक सिस्टम बिहेव शो करते हैं, उसमें आउटपुट चूंकि डिपेंड करता है ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट, क्योंकि सिस्टम हमारे पास आउटपुट जो है उसका डिपेंड करता है, पास्ट पे भी डिपेंड करता है और प्रेजेंट इनपुट पे भी। इसलिए हमारे पास ये सिस्टम सीक्वेंशियल लॉजिक से हम इसको डिजाइन डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। दे आर डिस्क्राइब्ड बाय सीक्वेंशियल लॉजिक। अच्छा, सीक्वेंशियल लॉजिक में एक मसला होता है प्रोपिगेशन डिले। ये याद रखिए। अच्छा, प्रोपिगेशन डिले क्या होता है ये मैं आपको कल वाली क्लास में समझाऊंगा। आज थोड़ा सा टच दूंगा, लेकिन कल सही टॉपिक पर एक्सप्लेन करूंगा। प्रोपिगेशन डिले होता है कि सर्किट में जब मुख्तलिफ डायरेक्शन से करंट्स फ्लो कर रहा होता है, तो बाज सिग्नल्स कुछ सिग्नल्स से पीछे आ रहे होते हैं, टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे जा रहे हैं, उसकी वजह से कुछ एरर्स का ग्लिचेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर हम उनको रेक्टिफाई करते हैं। तो ये हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे हम ग्लिच को रिमूव करेंगे, कैसे यूज करेंगे। अच्छा, ये जो डायनेमिक बिहेवियर होता है, ये एक्चुअली इसके लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पररी बेस्ड, एडहॉक या टेम्पररी बेस्ड इक्वेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक सिस्टम का कोई, हमारे पास कोई बाइनरी सिस्टम का कैलकुलस नहीं होता, क्योंकि हर एक सिस्टम का बिहेवियर दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने ये कार वाली एग्जांपल में चेक किया है कि हमारे पास सिंगल सेम इनपुट आया है दोनों पे, लेकिन आउटपुट डिफरेंट है। तो इसलिए हम सेम सिस्टम को के लिए यूनिवर्सल इक्वेशन या मैथमेटिकल अलजेब्रा डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम टेम्पररी बेस्ड इक्वेशन इसके लिए सिस्टम टू सिस्टम होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि सिस्टम टू सिस्टम कौन सा सिस्टम है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन होगा, ठीक है। डिफरेंट होता है, इसलिए उसके लिए एडहॉक बेस्ड इक्वेशन होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा की। बूलियन अलजेब्रा को हम कैसे ट्रीट करते हैं? हम इक्वेशंस को बिल्कुल नॉर्मल, जिस तरह हम बूलियन नॉर्मल अलजेब्रा लिखते हैं ना, नॉर्मल अलजेब्रा, उसी तरह ही लिखते हैं, ठीक है। ये बूलियन अलजेब्रा भी ऐसे ही होता है। अच्छा, इसमें हायरार्की ऑफ पैरेंथेसिस ऐसा ही होता है जैसे कि नॉर्मल अलजेब्रा में होता है, ठीक है। यानी पहले इनर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आउटर ब्रैकेट्स को, उसके बाद और आउटर ब्रैकेट्स को, इस तरह। तो जो ऑर्डर नॉर्मल अलजेब्रा में हम फॉलो करते हैं, इस तरह ये बूलियन अलजेब्रा में भी वही ऑर्डर फॉलो किया जाता है, ब्रैकेट्स को मैथमेटिकल मॉडलिंग में सॉल्व करते हुए, ठीक है। यानी इनर को पहले, इनर मोस्ट को, फिर इंटरमीडिएट को,
और आखिर में फिर आउटर मोस्ट को या आउटर को। ठीक है, ऑर्डर ये होता है, ये पहले होता है, ये दूसरा होता है, फिर ये तीसरा होता है। अच्छा, जिस तरह ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता है ना, इस तरह हम एंड और आर ऑपरेटर को डुअल ऑपरेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। डुअल ऑपरेटर कैसे, यानी हम एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको जब एंड और आर नॉर में कन्वर्ट कराऊंगा या और को नेंड में कन्वर्ट कराऊंगा यूजिंग एक साइंटिस्ट के नाम पे थ्योरम थे जो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाए थे, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट हिज नेम। ठीक है, लेकिन डिमॉर्गन 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 थ्योरम जो हमने एक्सप्लेन किए थे, तो उसमें हम एंड और आर जो है ना उसको मतलब इंटर कन्वर्टेबल थे कि हम उसको कन्वर्ट के, तो अगर हम एक को सब्स्टिट्यूट करते हैं जीरो को एक के लिए, तो इसी तरह हमें एंड को और के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है नेक्स्ट वो अनचेंज होता है। ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास आती है वो अनचेंज होती है। तो इसलिए हमें जब एक चीज को चेंज करना होता है, बाइनरी इनपुट्स को 0 1 रिप्लेस करना होगा, तो हम फिर एंड और आर ऑपरेटर को, एंड ऑपरेटर हमारे पास डॉट ऑपरेटर होता है, आर ऑपरेटर हमारे पास ये प्लस वाला होता है। ठीक है, याद रखिए, एंड ये ऑपरेटर है, ठीक है, और आर ये ऑपरेटर है। अच्छा, I won't go into the details of these theorems. We have discussed this previously in details. ठीक है, तो आप इसको जाके बाद में पढ़ लें। ठीक है, commutative property, associative, distributive property, existence of one and zeros and complements। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, एक टेबल के फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाया था। Idempotent operators, absorption, ठीक है, simplification। ये डिमॉर्गन ला में इसकी बात कर रहा था इससे पहले कि हम आर को एंड में, ये नॉर है, ये नॉर है, ये एंड है, और ये नेड है, तो ये और है। तो इन इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, आपस में यूजिंग डिमॉर्गन लॉ ये इंटर कन्वर्टेबल है, लॉजिक गेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यूजिंग बूलियन अलजेब्रा टू गो फ्रॉम डिजाइन स्पेसिफिकेशन टू इम्प्लीमेंट। आज मैं आपको डिजाइन से लेकर इम्प्लीमेंट करने तक, डिजाइन से इम्प्लीमेंटेशन तक हम जाएंगे। ठीक है, हमारे आज के क्लास का टॉपिक ये है, फ्रॉम डिजाइन टू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हम डिजाइन करेंगे, पहले डिजाइन सीखेंगे, पहले पार्ट में हम डिजाइन सीखेंगे, लास्ट एक दो स्लाइड में मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन समझाऊंगा कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है इसको। ठीक है, अच्छा, बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड टू डिजाइन सिस्टम दैट हैज, एक उसके लिए कुछ कंडीशंस है। ठीक है, दीज आर कंडीशंस। बाइनरी इनपुट्स, ठीक है, बाइनरी मींस जीरोस एंड वंस, बाइनरी आउटपुट जीरोस एंड वंस, यानी टू हिस्ट्री डिपेंडेंस और मेमोरी स्टैटिक सिस्टम। ठीक है, ये स्टैटिक सिस्टम के लिए होता है। हमारे पास बूलियन अलजेब्रा हमने भी पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि हम स्टैटिक सिस्टम के लिए बूलियन अलजेब्रा है। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन सिस्टम्स पे जिनमें बाइनरी इनपुट्स हो, बाइनरी आउटपुट हो, और कोई सिस्टम में हिस्ट्री डिपेंडेंस ना हो या मेमोरी ना हो, बल्कि सिर्फ स्टैटिक सिस्टम हो। ठीक है, डायनामिक सिस्टम ना हो। अच्छा, अब ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक की। Let's suppose we have a lock that has a set of buttons। ठीक है, हमारे पास एक डोर है जिसमें कुछ बटन्स हैं। To enter या open the lock, ठीक है, लॉजिक याद रखिए। In the lock, one must simultaneously press the correct combination of buttons। ठीक है, अच्छा, simultaneously correct combination of buttons कौन कौन से? अच्छा, इनपुट्स देखें, इनपुट्स कौन कौन से हैं? बटन B1, बटन B2, दो बटन हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक है, ये दूसरा है। अच्छा, लॉजिक क्या कहता है कि बटन इन करेंगे तो हम 1 प्रेस करेंगे, यानी ये 1 बाइनरी इनपुट होगा। बटन आउट होगा, यानी बटन अगर आपने दबाया है, दिस इज मींस बटन इन मींस प्रेस्ड, ये दबा हुआ बटन है। बटन आउट मींस अनप्रेस्ड। ये हमारे पास जीरो लॉजिक होगा, याद रखिए, ये जीरो लॉजिक है और ये जो है ये 1 लॉजिक है। अच्छा, आउटपुट आप देखें, इनपुट की बात हमने कर दी, आउटपुट हमारे पास लॉक एक्चुएटर L है। ठीक है, अब जीरो जो होगा जीरो लॉजिक, ये जीरो लॉजिक है, ये मतलब है कि ये लॉक्ड है। ठीक है, ये जो ताला है ये बंद है अभी। और जब 1 लॉजिक होगा तो हमारे पास अनलॉक होगा।
ठीक है, लॉक और अनलॉक। समझ आ रही है क्वेश्चन की? समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, आप अच्छा अब आपको ट्रुथ टेबल बताया गया है, ठीक है। इसको लुकअप टेबल भी कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि लुकअप टेबल ये होता है, ट्रुथ टेबल। इसको हम देखते हैं ना, इसको देख के हम आंसर निकालेंगे। तो 2 बटन लॉक का क्या है? ये हमारे पास है बटन, ये दो क्या है? ये इनपुट्स हैं। एल क्या है? ये आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट है ना, एल। इनपुट्स B1 B2 है। अच्छा, कॉम्बिनेशन में क्या था हमारे पास? Enter the open lock, one must simultaneously press the correct combination. अच्छा, तो बटन B1 एंड बटन B1। अब हमें ये बताया गया है, याद रखिए। हेलो, इसका मतलब है कि जब ये बटन जीरो जो है ना, बटन जीरो जीरो का क्या मतलब है? ये अभी अनप्रेस्ड है, ठीक है। और ये भी अनप्रेस्ड है, दोनों अनप्रेस्ड है। 0 0 फिर 0 1 सर है। 2 बटनों में से एक अनप्रेस है या दोनों अनप्रेस है? हाँ, दोनों अनप्रेस्ड है। ये नीचे वाले में एक ये अनप्रेस्ड है, दूसरा वाला बटन ये वाला प्रेस्ड है, ये बटन प्रेस्ड है, ठीक है। फिर ये बटन प्रेस्ड है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में। अच्छा, अब ताला कब खुल रहा है? अनलॉक कब है? अनलॉक अनलॉक यहाँ पर है, ठीक है। जब आउटपुट 1 है, अनलॉक है ना, ये अनलॉक लॉजिक है, अनलॉक है, ठीक है। अनलॉक है ना इस कॉम्बिनेशन में। बाकी में तो ये लॉक है ना, यस ये सर। लॉक है और यस ये सर। भी लॉक है। बाकी लॉक है, ये अनलॉक है। तो ये कब खुलेगा? जब बटन B1 प्रेस है और B2 अनप्रेस्ड है, ठीक है। तो लॉक खुल जाएगा। समझ आ गई क्वेश्चन की? ये क्वेश्चन यस है, सर। अभी हमने इसका आंसर नहीं निकाला, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लें। अच्छा, आपको याद है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक डिजायर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसको कहा जाता है ठीक है, सम ऑफ द SOP। प्रोडक्ट। ये मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ना कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आउटपुट ट्रुथ टेबल से देखते हैं तो हम एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपका आउटपुट है और ये जो है ना, ये सारे ये इनपुट्स कॉम्बिनेशंस है। कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे? ये C1 है, ये C2 है, ये थर्ड कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रॉब्लम में आपके पास कितने कॉम्बिनेशन हैं? 4। 4। एन इस तरह नंबर ये का जनरल सर। हाँ, तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन हम इस तरह लिखते हैं अलजेब्रिक। y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब होगा क्या? आपने करना क्या है? आपने वो वाले 2 स्टेप्स है। पहले स्टेप में तो आपने ये कर दिया, इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। दूसरे स्टेप पे हमने क्या करना है? हमने उन टर्म्स को लिखना है जिसका आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। उन टर्म्स को क्या करना है? निकालना है, खत्म करना है। उन टर्म्स को हमने ड्रॉप करना है, ठीक है। ड्रॉप द टर्म्स हुज आउटपुट इज 0। अब हमारे पास इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास आउटपुट किस किस का 0 आ रहा है? ये आउटपुट है, अच्छा याद रखिए। फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ का। हाँ, तो हमने इनको ड्रॉप करना है, ठीक है, और हमने इसको रखना है। ये आपको जस्ट एसओपी का बता रहा हूँ कि एसओपी अपने इस तरह फॉलो करना है, ठीक है। पहले आपने कॉम्बिनेशंस लिखने हैं एक्सप्रेशन फॉर्म में, फिर आपने उन टर्म्स को ड्रॉप करना है जिसका आउटपुट 0 आ रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट में, ठीक है। अब आप जो हमने सवाल लिखा था ना पिछले स्लाइड पर, इसका आंसर देते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, अच्छा, फॉर द सम ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शन। अब इसको देख के मुझे बताएं शाबाश, पहले आउटपुट क्या है? आउटपुट वेरिएबल का नाम क्या है? यार ये आउटपुट है ना, ऑन और ये ऑन एल है आउटपुट सर जी। अच्छा, आप मुझे सम ऑफ द प्रोडक्ट का बताएं शाबाश, एसओपी बताएं।
C1 C2 C3 बताएं, शाबाश। जीरो 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 नहीं, आपने उस वेरिएबल को लिखना है जिसके वेरिएबल के नीचे ये आ रहा है B1 और B2। ठीक है, ये C1 है, B1 और B2 दोनों है ना, ये B2 है, ये B2 है, B1 B2। अच्छा, जहां पर जीरो आ रहा है ना उसको आप बार बार लेंगे, ठीक है, ऊपर प्राइम प्राइम लेंगे। जहां पर जीरो आ रहा है, जीरो को आप बार लेंगे, ठीक है, बार या प्राइम। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन बताए, C2 बताए आप। ये हो गया C1 आपका, ये जो है ना ये C1 है। B1 plus B1 bar plus B2. हाँ, B2. गुड 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 गुड। अब तीसरा बताएं, शाबाश, C3 बताएं मुझे। B1 B1 plus B1 into B2 टू bar. बार प्लस, B2 bar. और आखिर में C4 बताएं मुझे। B1 bar dot B1 B2 डॉट। bar. B1 तो dot ये B2. हमारे पास जनरल सम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, चार कॉम्बिनेशंस के टर्म्स में। अब आप मुझे ये बताएं, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। ये हमने वो पहला वाला स्टेप किया है, ठीक है, पिछले स्लाइड पर ये वाला, ये स्टेप था, स्टेप 1। स्टेप 2 पे हमने क्या करना है, उन टर्म्स को ड्रॉप करना है जिसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट जीरो आ रहा है। करस्पॉन्डिंग आउटपुट किसका जीरो आ रहा है, पहले वाले को देखें, ये आउटपुट जीरो है ना, C1 तो to C1 C2 को bar. ड्रॉप कर दें। फिर दूसरा किसका, इस ये जीरो आ रहा है, ठीक है, तो इस टर्म को भी ड्रॉप कर दें। फिर तीसरा ये ड्रॉप नहीं कर सकते बिकॉज इसका जीरो नहीं है, ये जीरो है, ठीक है, आउटपुट। तो इस टर्म को भी हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो हमारे पास नेट इक्वेशन क्या आएगा इस सिस्टम का, B1 डॉट B2 bar. So this is our designed mathematical logic, boolean logic for this two door button lock. इस two door button lock के लिए हमारे पास आउटपुट इक्वेशन क्या आया है, B1 डॉट B2 bar। ठीक है, ये इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन है। अच्छा, इसको आप जब डिजाइन करोगे B1 और B2, अब मैं आपको सूडो सर्किट बताना समझा रहा हूँ, ठीक है। B1 से ये कौन सा ये ऑपरेशन है, यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, बीच में कौन सा लॉजिक चल रहा है, And ऑपरेटर एंड है, और है and सर, और एंड एंड है, एंड डॉट ऑपरेटर है ना यार, एंड है, और तो प्लस होता है, यही तो मैंने आपको डॉट और है सर, डॉट यार, और और डॉट और नहीं होता, और ये होता है, एंड ये होता है, आपको समझ। तो कहते हैं सूडो सर्किट। आपको मैं सूडो सर्किट समझा रहा हूँ, ठीक है, सूडो सर्किट। सूडो सर्किट B1 और B2 दो इनपुट्स हैं। अब B1 तो सिंपल जा रहा है गेट में डायरेक्टली स्ट्रेट अवे, ठीक है, और B2 क्या है, B2 इन्वर्ट होके जा रहा है। तो यहाँ से ऑनवर्ड आप क्या करेंगे, एक इन्वर्ट नॉट गेट लगा लेंगे, ठीक है, तो ये इधर जाएगा उसके बाद, ठीक है, और ये आ गया ये, तो ये हो गया आपका आउटपुट L, ये हो गया B1 और B2, ठीक है। समझ आ गई आपको कैसे आप सर्किट बनाएंगे। हेलो, ये yes B1 sir, yes. यस B2 है सर। ना, और यहाँ पर ये B2 बार हो जाएगा ना, जब ये इधर से आएगा तो ये आखिर में आ जाएगा L इज इक्वल टू B1 डॉट B2 बार। सम ऑफ द प्रोडक्ट की समझ आ गई। अच्छा, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपने इसका सम ऑफ द प्रोडक्ट का अपोजिट लेना है, ठीक है, इसका अपोजिट लेना है, अगर आपको कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ द सम ले लो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द सम ले लो, प्रोडक्ट ऑफ द सम आपको मैंने बताया था ना क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ द सम आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट ये इसी तरह कर रहा है, आपने L लेना है, आउटपुट इक्वेशन इज इक्वल टू L
अच्छा, अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। पहले आप इसको b1 डॉट b2 ले रहे थे ना, अब आप लोगे b1 प्लस b2। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट में हम इसको b1 डॉट b2 ले रहे थे ना, प्रोडक्ट ऑफ द सम में इसको हम b1 प्लस b2 लेंगे। पिछले स्लाइड पे देखना, सम ऑफ द प्रोडक्ट में हम इसको b1 प्लस b2 ले रहे थे ना। हेलो, यस सर। आप लोगों को समझ आ रही है मैं क्या Yes, कर sir. रहा हूँ? ये मैं अभी ये चीज जी दोबारा सर लिख जी। रहा हूँ। Yes, sir. ये वही एग्जाम्पल है। अच्छा, अभी जो कर रहे थे उसका दूसरा फॉर्म में सम ऑफ द प्रोडक्ट में तो हमने लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ द सम में हमने इसका आउटपुट लिखना है। याद रखना है b1 प्लस b2 डॉट। अच्छा, मैंने बार अब नहीं लेना अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द सम लूंगा। हेलो, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसमें आपने जिस पे 1 होगा ना उसके ऊपर बार लेना है। ठीक है, ये उसका अपोजिट है, b1 प्लस b2। जिसके ऊपर अब जहां पे जिस पोजीशन पे 1 है ना वहां पे आपने बार लेना है। ये प्रोडक्ट ऑफ द सम की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द सम। तीसरा b1 बार प्लस b2, और लास्ट में b1 प्लस b2 बार बार। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना होता है ये प्रोडक्ट ऑफ द सम में? अब आपने उस इक्वेशन को, उन टर्म्स को ड्रॉप करना है। ड्रॉप टर्म्स whose output correspond to 1। प्रोडक्ट ऑफ द सम में ये आपने ये करना है। ठीक है, उसमें हमने क्या करना था, वो टर्म्स ड्रॉप करने थे जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जीरोस थे सम ऑफ द प्रोडक्ट में। इसमें इसका अपोजिट करना है। कौन सा टर्म ड्रॉप करना है? जिसका आउटपुट 1 है। तो इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको हम ड्रॉप करेंगे बिकॉज इसका आउटपुट 1 है और ये 0 है। ठीक है, तो कौन सा टर्म ड्रॉप होगा? थर्ड वाला। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द सम ये वाला। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? b1 प्लस b2 डॉट b1 प्लस b2 बार डॉट b1 बार प्लस b2 बार। ठीक है, ये वही इक्वेशन, ये वही सिस्टम है जो अभी इससे पहले हमने किया है, लेकिन उसका ये प्रोडक्ट ऑफ द सम फॉर्म में इक्वेशन आया है। ये वाला उसका सम ऑफ द प्रोडक्ट में आया था। अब दोनों में से सिंपल इक्वेशन कौन सा है? Sir, ये वाला. Sum सम of ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस एग्जांपल में प्रोडक्ट ऑफ द सम एक्सप्रेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, देयरफॉर एक बात याद रखें कि ये हमेशा नहीं होगा कि हमेशा ये मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, वो सिंपल होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या मोस्टली हम क्या करते हैं कि सम ऑफ द प्रोडक्ट को ज्यादा फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द सम को हम रेयरली फॉलो करते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये प्रॉब्लम डिपेंडेंट है। ठीक है, एक प्रॉब्लम में शायद उसके लिए सम ऑफ द प्रोडक्ट में इक्वेशन लिखना आसान हो, सिंपल हो, या दूसरे के लिए सम प्रोडक्ट ऑफ द सम में इक्वेशन लिखना आसान हो। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला सिस्टम के लिए कौन सा इक्वेशन सिंपल है। ठीक है, और फिर हम फंक्शन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। ठीक है, यूजिंग दीज टू टेक्निक्स। अच्छा, अब लेट्स सपोज दिस इज ए रोबोट कार। ठीक है, ये हमारे पास एक रोबोट कार है या रोबोट है, वट एवर आप जो भी कहें इसको। ठीक है, ये हमारे पास एक रोबोट है, उसमें 3 सेंसर्स हैं। ठीक है, थर्मल सेंसर है, फ्रंट सेंसर है, रेयर सेंसर है। एक टेम्परेचर सेंसर है, एक फॉरवर्ड लुकिंग सेंसर है, एक रेयर, एक बैक साइड यानी एक आगे देखने के लिए, एक पीछे देखने के लिए। एक उसमें ड्राइव मोटर है और एक ड्राइव डायरेक्शन है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अब देखिए ना, मैंने आपको कहा था ना कि हम नॉर्मली या 1-0 में कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं या ऑफ ऑन में यूज करते हैं
या हाई लो में यूज करते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन है ना। तो अब देखिए इस टेबल में हमारे पास ये जो ऑफ है ना, एक्चुअली जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी ऑफ जो है ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऑन जो होता है ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो जहां पे आपको जीरो या ऑफ नजर आ रहे हैं वहां पे आप उस टेबल को 0 0 1 1 से प्रेस करें, फिल करें, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर है। इसके अलावा इसमें एक और चीज है, रिवर्स और फॉरवर्ड। तो अगर हम फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड तो हम 1 कंसिडर करते हैं, फिर हम रिवर्स को 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। 0 कंसिडर करेंगे, जहाँ पे आपको फॉरवर्ड नजर आएगा वहां पे आप 1 यूज करें, जहां पर आपको रिवर्स है। अच्छा, एक और कंडीशन भी है, डोंट केयर कंडीशन। इसके लिए ना हम 1 यूज करते हैं ना 0, बल्कि कुछ भी हो हम उसके लिए हम एक्स क्रॉस यूज करते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, ये हम मिनिमाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, या ग्लिच रिमूवलिंग के लिए, कि अगर आपके पास सिस्टम में कोई ग्लिच है या प्रोपेगेशन डिले है, उसके लिए हम डोंट केयर कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको अभी जाके कार्नो मैप्स समझाऊंगा, तो उसमें आपको समझ आ जाए कि ना बाज दफा जरूरी नहीं कि हमेशा हम 1 या 0 ले लें, बल्कि हम उसकी जगह डोंट केयर कंडीशन, ये डोंट केयर कंडीशन इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये 1 भी हो सकता है या 0, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, ठीक है। ये आउटपुट पे फर्क नहीं डालता, इट डजंट मैटर, डोंट केयर ये होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं डोंट केयर कंडीशन। तो इस तरह आपके पास लुकअप टेबल आ गया, तो आप इससे जो है इक्वेशंस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख के इससे इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, 2 डोर बटन वाली, ठीक है। 2 डोर बटन लॉक नहीं है, 2 बटन डोर लॉक, 2 बटन डोर लॉक। एक और एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे पास ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि आप देखें, ये इसका है सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म वाला, और ये इसका है प्रोडक्ट ऑफ द सम फॉर्म। अब इसका सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आप पहले देखिए, पहले इक्वेशन लिखें, y इज इक्वल टू या l इज इक्वल टू क्या है, b1 डॉट b2 प्लस बार बार b1 डॉट b2, ये बार है पहला वाला, दूसरा नहीं है, प्लस b1 डॉट b2, b1 डॉट b2 और ये b2 बार है, ठीक है, प्लस b1 डॉट b2। ये हमारे पास 4 टर्म्स है। अब सम ऑफ द प्रोडक्ट में हम उन टर्म्स को ड्रॉप करते हैं जिसका आउटपुट 0 आ रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला टर्म हम ड्रॉप करेंगे और ये वाला टर्म हम ड्रॉप करेंगे, ये टर्म ड्रॉप हो जाएगा और ये वाला टर्म ड्रॉप हो जाएगा। हमारे पास पीछे रह क्या जाता है, ये वाला टर्म रह जाता है और ये रह जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट इसका, ठीक है। अच्छा, इसका इसका वाइस वर्सा, या इसका जो आप कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट ऑफ द सम है। अगेन प्रोडक्ट ऑफ द सम में आपने यही करना है, चारों इक्वेशन लिखने हैं, ठीक है। b1 प्लस b2 डॉट b1 प्लस b2, अब यहाँ पर 1 है तो इसको बार कर लें, प्लस b1 डॉट b2, और यहाँ पर ये बार है, ठीक है, और आखिर में प्लस b1 डॉट b2 बार बार। अब हमने इनमें उन टर्म्स को ड्रॉप करना होता है जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो 1 है, तो ये वाला थर्ड वाला हम ड्रॉप करेंगे और फोर्थ वाला, ये दो कंसिडर कर लेंगे। तो हम इसको ड्रॉप कर लेते हैं और इसको ड्रॉप कर लेते हैं, तो आपके पास ये आउटपुट इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, जो कि इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और देखें कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, ना ये कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है ना ये इजी नजर आ रहा है, ठीक है।
तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का कोई सिस्टमेटिक फैशन होगा, ठीक है। आउटपुट सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम इन आउटपुट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो सवाल ये है हमारा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स हमारे पास है। पहला सिंप्लीफिकेशन टेक्निक जो है वो बूलियन एक्सियम्स हैं या वो थ्योरम्स हैं जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अगर आप ये सिंपल है तो ये उससे हो सकता है। अगर आपके ये टू वेरिएबल्स है ना, ये जो करंट इक्वेशन है ना, ये दो वेरिएबल्स हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए बूलियन अलजेब्रा आसान है, सिंपल, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं तो इसलिए बूलियन अलजेब्रा आसान है उसके लिए। अगर आपके पास 3 से लेकर 6 तक वेरिएबल्स हों किसी सिस्टम में, इनपुट वेरिएबल्स हो 3 से लेकर 6 तक, तो फिर उसको हम, बूलियन अलजेब्रा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसमें, ठीक है। हो सकता है वो तब भी, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। उसके लिए फिर हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, हमारे पास, ठीक है। उस ग्राफिकल मेथड को हम कहते हैं कार्नोफ मैप, या उसको शॉर्ट कहा जाता है के मैप। कार्नोफ मैप्स या के मैप्स, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सिस्टम हो जिसमें वेरिएबल 3 से 6 तक हो तो वो उसमें के मैप यूज होता है। अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो 6 वेरिएबल से बियॉन्ड हो तो फिर उसको मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। बियॉन्ड 6 वेरिएबल जो होता है, फिर सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। सॉफ्टवेयर होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हम सिंप्लीफाई करना क्यों चाहते हैं। व्हाई डू वी नीड टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन। हम बूलियन एक्सप्रेशन क्यों सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस फर्स्ट, पहला ये कि हम पहले नंबर ऑफ गेट्स और कनेक्शंस को कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लेस सर्किटरी होगी या स्मॉल सर्किटरी होगी। फिर है लिमिटिंग, बिकॉज वी विल हैव फ्यू गेट्स सो द करंट विल बी डिलेड वेरी लेस करंट, यानी हमारे पास प्रोपिगेशन डिलेस कम होंगे, इसलिए नो लेस चांसेस ऑफ ग्लिचेस। ग्लिच क्या होता है? ये हमारे पास अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। अनडिजायर्ड सिग्नल्स होते हैं, अनडिजायर्ड या अनवांटेड, क्योंकि हमें चाहिए नहीं होते, सिस्टम में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए उसको हम ग्लिच बोलते हैं। तो ये प्रोपिगेशन डिलेस की वजह से आते हैं, ठीक है। तो अगर ये हम सिंप्लीफाई करेंगे सर्किट्स को तो हमारे पास प्रोपिगेशन डिलेस कम होंगे, ठीक है। और तीसरा जो आसान का वजह होता है कि हम क्यों सिंप्लीफाई करना चाहते हैं बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन को, इक्वेशंस को, बिकॉज वी वांट टू मेक आवर लॉजिक मोर प्रूफ एरर प्रूफ, ठीक है। एक्चुअली ये एरर प्रूफ है कि हमें पता हो कि यार इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीज आप कर रहे हो, सिस्टम जो आप डेवलप कर रहे हो ना, ये ऑथेंटिक है, तो ये एरर प्रूफ होता है। तो लॉजिक हमारे पास बिल्कुल एविडेंट होगा, एरर प्रूफ होगा, प्रोपिगेशन डिलेज नहीं होगी, उसमें ग्लिचेस नहीं होंगे, और हमारे पास लेस नंबर ऑफ गेट्स होंगे, करेक्शन होंगे ये। और इसका एक और फायदा ये भी होता है कि ये हमारे पास इकोनॉमी होती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लेस होंगे तो हमारे हमें कम चीजें खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। अब कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है ये पिछले स्लाइड पर, हाउ टू सिंप्लीफाई द बूलियन अलजेब्रा। पहले तो आप बूलियन अलजेब्रा ये सिर्फ हम दो वेरिएबल्स तक या दो से लेकर 3 तक वेरिएबल्स तक, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। 2 से लेकर 3 वेरिएबल्स के लिए बूलियन सिंप्लीफिकेशन और थ्योरम्स। अगर आपके पास
के मैप्स या ग्राफिकल मेथड जो है ये 3 to 6 वेरिएबल्स के लिए हम यूज करते हैं। एक सिस्टम है जिसमें 3 to 6 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, इनपुट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा हो तो फिर हम एल्गोरिदम यूज करते हैं, जो मैंने आपको कहा कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड एल्गोरिदम यूज करते हैं, ठीक है, बियॉन्ड 6 वेरिएबल्स। आपके पास अगर अभी तक तो आपने जो पढ़ा है ना सिस्टम में, ये सिर्फ दो इनपुट वेरिएबल्स हैं, दो हैं। इस तरह भी आगे जाके मैं आपको 3 भी कराऊंगा, 4 भी कराऊंगा, ठीक है। फिर आप 5 पे भी जाएंगे Okay, तो sir. आप इनको मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं इन सिस्टम्स को, लेकिन अगर आप बियॉन्ड 6 जाएंगे तो फिर आप मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब सिंप्लीफिकेशन की बात आ गई। देखें, मॉडर्न सिंथेसिस कोड, जैसे मैंने कहा कि हैंडल्स लॉजिक सिंप्लीफाइड फॉर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, हाउएवर के मैप्स रिमेन यूजफुल फॉर मिनिमाइजिंग, ठीक है, ये मिनिमाइजिंग के लिए हम यूज करते हैं, डिजाइनिंग सर्किट, सिंपल सर्किट के लिए। तो हम मॉडर्न लॉजिक कोड भी यूज करते हैं डिटरमिनिस्टिक, ठीक है, प्रोग्रामेबल डिवाइस में। लेकिन इसके अलावा हम के मैप्स मैनुअली, ये मैनुअल मेथड है, ठीक है, ये मैनुअल मेथड है। मैनुअल मेथड है, ठीक है। तो हम मैनुअली मेथड को यूटिलाइज करके इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं के मैप्स की और या कार्नोफ मैप्स की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने बूलियन सिंप्लीफिकेशन टेक्निक सीखा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया है, ठीक है। हम आज जो है वो के मैप्स डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, कैसे हम के मैप को यूटिलाइज करेंगे, कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि ये आपको हम यूज कर सकते हैं 3 to 6 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, 3 से लेकर 6 तक अगर आपके पास वेरिएबल तो हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक शीट पे। फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, ये के मैप से हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद, और एडजस्टमेंट बॉक्सेस होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन उसमें कौन सा कोड होता है, ग्रे कोड, कीप इन माइंड। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये ग्रे कोड क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों होती है। ग्रे कोड, ग्रे कोड मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये बाइनरी कोड से डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी कोड, लगता उस तरह ही है। वैसे आपको बाहर से तो ये नजर आएगा कि ये बाइनरी डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट है, लेकिन ये उस तरह नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। इसको जनरेट कैसे करेंगे मैं आपको अभी इसका रूल भी समझा दूंगा, यानी इसका ट्रिक आपको मैं समझा दूंगा कैसे आप ग्रे कोड खुद जनरेट कर सकते हो। अच्छा, अब आपने करना क्या होता है इसमें, आपने आपने इसमें एडजेसेंसी को एस्टेब्लिश करना होता है। एडजेसेंसी से मुराद क्या होता है कि जो आसपास नंबर्स होते हैं ना, उनके पेयर्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो हमने इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर बाउंड्रीज में एडजेसेंसी को फॉलो करना होता है। इसके रूल्स मैं भी आपको आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप देखें, ये हमारे पास एक 4 वेरिएबल, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये एक 4 वेरिएबल के मैप है। कौन कौन से वेरिएबल हैं, v1, v2, v3, v4, 4 वेरिएबल हैं, ठीक है, 4 वेरिएबल्स हैं। अच्छा, आप देखें इसके जो रोज में है ना, ये रो में 0 0 है, फिर है 0 1, फिर है 1 1। ये एक्सटीरियर की मैं बात करूं, बाहर जो ऊपर 4 कॉलम के ऊपर एक एक नंबर लिखा हुआ है, देखें ये आपको वैसे नजर आएगा कि ये 0 है, ये 0 है, लेकिन ये ग्रे कोड है। अच्छा, ये ग्रे कोड है एक्चुअली, और ये भी ग्रे कोड है, ये ग्रे कोड है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, हमने इनमें जो एडजेसेंट वो होते हैं ना, बिट्स होते हैं, यानी ये 0 0 है और 0 1 है। आपने गौर करना है इनमें, हम अगर इसको चेक करें, दोनों में से सिर्फ एक बिट चेंज होता है, जो कि ये वाला है, ये सेकेंडरी बिट जो है चेंज हो रहा है ना, सिर्फ सेकेंडरी बिट चेंज हो रहा है, ये 0 से 1 में कन्वर्ट हो रहा है, पहला वाला सेम है दोनों का। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ।
ये बिट जो है ये चेंज हो रहा है, 0 से 1 में जा रहा है। और ये पहला वाला जो है, देखें दो पार्ट्स है ना, एक पार्ट ये है, ये वाला और ये वाला, ये सेम है, ये वाला चेंज हो रहा है। हेलो, सर ये आया कहाँ से सर? ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ग्रे कोड, ये ग्रे कोड कहाँ से लाते हैं आप। पहले मैं आपको जस्ट एडजेसेंसी समझाना, लॉजिक समझा रहा हूँ कि आप कैसे जनरेट करेंगे, वो बाद में समझाऊंगा। पहले आपको एडजेसेंसी समझा रहा हूँ कि इसमें हमने सिर्फ सिंगल बिट को चेंज करना होता है। अच्छा याद रखें, सिंगल बिट चेंज पॉलिसी, ये कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। तो पहले में देखें 0 0 है तो ये 0 1 है, फिर उसके बाद क्या है 1 1 है ना, तो आप देखें 1 1। तो आप देखें ये सेकंड पोजीशन पे क्या है, 1 है ना इस नंबर में, और नेक्स्ट नंबर में देखें सेकंड पोजीशन पे क्या है, 1 है ना। इसका मतलब है कि ये अभी चेंज नहीं हुआ, ये वाला भी चेंज नहीं हुआ और ये भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज क्या हुआ है नेक्स्ट बिट में, ये वाला 0 से 1 पे चला गया है, फर्स्ट पोजीशन वाला, ये चेंज हो गया है, चेंज हो गया ना। यस सर। अच्छा अब लास्ट वाले को देखें, ये लास्ट वाला नहीं आखिर में, इसको देखें, ये 1 0 है। अब देखें इन दोनों बिट्स में जो नेक्स्ट एडिशन बिट्स हैं, ये पहला वाला जो है ये 1 है, ये इसका भी पहला वाला 1 है, तो ये भी चेंज नहीं हो रहा और ये भी चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज क्या हो रहा है, ये सेकंड बिट अब चेंज हो रहा है, ये 1 से वापस 0 में चेंज हो रहा है। तो अब ये वाला चेंज हो रहा है। देखिए चारों जो नंबर्स है ना, उनमें एक सिंगल बिट चेंज होता है साइमल्टेनियसली दोनों बिट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। समझ आ रही है? अब इसमें देखें, ये जो कॉलम है ना साइड पे जो पूरा कॉलम है ये ग्रे कोड का, इसको देखें, पहले वाले का 0 0 है, तो इसके नीचे जो है ये क्या है 0 1। अब देखें यहाँ से ये 0 1 पे जा रहा है, ये वाला बिट चेंज हो रहा है, ये वाला नहीं चेंज हो रहा बीच में। फिर देखें ये नेक्स्ट इसके नीचे जो है ना, इसमें देखें ये वाला चेंज नहीं हो रहा, 1 जो है ना नीचे भी 1 है, और ये वाला 0 से 1 में जा रहा है। फिर नेक्स्ट इसके नीचे देखें ये जो है ना, ये चेंज नहीं हो रहा, 1 1 है, ये वाला चेंज हो रहा है। देखें तो एक एडजस्टेंट दो नंबर्स में सिर्फ एक बिट चेंज हो रहा है। तो यही नंबर है जो ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन ये साइड पे भी लिखे हुए हैं। तो ये ग्रे कोड है, ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रे कोड। अब ग्रे कोड पे आगे जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास वो 2 डोर बटन लॉक वाला सिस्टम है, जिसमें हमारे पास 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू अनलॉक है, ठीक है, 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू अनलॉक, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसके लिए हम इक्वेशंस क्या लिखेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट में L इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, B1 डॉट B2, इसको देख के मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, B1 के ऊपर बार आएगा प्लस B1 डॉट B2, ठीक है। आपको पहले चारों टर्म्स लिखने होंगे, उनमें से फिर ये दो वाले डिलीट करेंगे, ये दो, आपके पास ये दो बच जाएंगे। आप गौर करें तो ये यही दो टर्म्स है, तो आपके पास आउटपुट इक्वेशन ये आ गई। सही? हेलो, यस सर। समझदारी है ना कहाँ से आई है? ये वाला टर्म ये यस है, सर। और ये वाला टर्म जो है ना ये है, ठीक है। Now if we want to add more variables, ठीक है, then we will go to a 3 variable map, ठीक है। अभी तक तो ये 2 वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इसको आप कैसे के मैप से, के मैप इसका 2 वेरिएबल का मैं आपको समझा दूं, इसको हम के मैप से अगर करना चाहें, ये हो गया B1, ये हो गया B2, अच्छा ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और इसके डायगोनल पे मैं आपको लॉक, ये आउटपुट है इसका, ये के मैप है। अच्छा, 2 वेरिएबल का के मैप है। एक तो मैंने आपको सिंपल ये बूलियन अलजेब्रा से समझाया ना, ये बूलियन अलजेब्रा से कराया है, ये वाला मैं आपको यही इक्वेशन मैं आपको के मैप से डिराइव करके दिखाता हूँ। के मैप से कैसे के, इधर देखें, इसमें देखें B1 और B2 जब दोनों 0 0 हैं, तो L की वैल्यू क्या है,
0. याद रखें यहाँ पर 0. बी ये भी है और ये भी है, और यहाँ पर B1 ये है और ये है। जब दोनों 0 0 हैं तो L की वैल्यू क्या है? 0। तो इस बॉक्स में आपने 0 लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें, हेलो, नेक्स्ट जब B1 0 है और B2 1 है, B1 जो है, B1 0 है, ये वाला फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ, और B2 जो है वो 1 है, यानी इस खाने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर B2 1 है ना, इस खाने में, इस रो में ये B2 1 है ना, इस कॉलम में B1 0 है। Yes, sir. आपके पास L की वैल्यू क्या है? 1 हो जाएगा सर. 1. अच्छा, हाँ। अच्छा, इसके बाद थर्ड पे जाएं, जब B1 1 है और B2 0 है, तो यहाँ पर B1 1 है और B2 जो है ये 0 है, तो इस खाने की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर L की वैल्यू क्या है? 0. ठीक है, B1 1 है और B2 0। और आखिर में देखें, जब दोनों 1 1 है तो आउटपुट क्या है? हेलो, 1. सही हो गया ना? मतलब समझ आ Output गई 1. कि हमने समझ आ गई कि मैंने क्या किया है ये? Yes, sir. अच्छा अच्छा, मैं आपको के मैप के रूल समझा दूं। आपने करना क्या है के मैप में, कि आपने सेट ऑफ, सबसे पहले सेट ऑफ 8 एडजेसेंट वंस चेक करना है। अगर आपके पास इस डेटा में चाहे वो रोज में हो या कॉलम्स में हो, ठीक है, रोज या कॉलम्स या डायगोनल्स, यानी चारों कोने में हो, कॉर्नर्स और एंड्स में, ठीक है। तो आपने ये चेक करना है। लेट मी रिमूव दिस थिंग, इरेजर। ये जो इक्वेशन है ना, इस वाली इक्वेशन को मैं भी बड़ी सिंपलीफाई करके लिखूंगा। अच्छा, हेलो, Yes, sir. ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, मैं अभी इसको केमैप से सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहले मैंने आउटपुट इक्वेशन लिखी थी ना बूलियन अलजेब्रा को देख के, Yes, Yes, sir. sir. और फिर उसको मैंने केमैप में प्लॉट किया है। अब केमैप के लिए मैं आपको रूल समझा रहा हूँ, उसको उसके बेस पे मैं अब इसको सिंपलीफाई करूंगा। पहले देखिए कि पहले आपने क्या करना है कि पहले आपने 8 एडजेसेंट वंस को चेक करना है कि इस पूरे टेबल में 8 एडजेसेंट वंस हैं। तो इस टेबल में आपको पूरे एडजेसेंट 8 वंस नजर आ रहे हैं। ग्राफ के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, टेबल के अंदर 8 वंस नजर आ रहे हैं एक साथ? No, sir. नहीं है ना, 8 तो है नहीं, वो तो 2 वेरिएबल्स हैं, तो 4 से ज्यादा होंगे। अच्छा, एनीवे, तो ये वाला रूल हमने फॉलो किया, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट सेकंड चॉइस पे आ जाता है सेट ऑफ 8 एडजेसेंट, सॉरी, दोबारा मैंने वही चीज लिखी, इरेजर पेन। सेट ऑफ 4 एडजेसेंट वंस आ जाता है, ठीक है। अब आपने 4 चेक करना है, अगर 8 नहीं है तो 4 चेक करें कि इसमें 4 है। और यही रूल है कि आपने रो में भी चेक करना है, कॉलम में भी चेक करना है, कॉर्नर्स में भी चेक करना है, हर साइड से चेक करो, साइड्स, कॉलम्स वगैरह, कॉर्नर्स के एक नहीं साथ है जुड़े सर. हुए नजर आए। नहीं है? 4 है? नहीं है ना? तो ये रूल भी स्किप कर लो। लास्ट रिजॉर्ट पे, ये आखिरी रिजॉर्ट है। अच्छा, सेट ऑफ 2 एडजेसेंट वंस चेक करो। अगेन यही रूल है, रो वाइज और कॉलम वाइज, और उस तरह चेक करो कि एडजेसेंट एक नजर आ रहे हैं, दो के Yes, sir. Yes, sir. है। है सर. जी बिल्कुल, हमारे पास है। तो लेट मी मार्क दोस्त, ठीक है, हम उसको मार्क करते हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट करते हैं। ये हमारे पास एक पेयर बन गया है। इसके अलावा कोई दूसरा पेयर बन रहा है?
No, No, sir. sir. नहीं है ना? No. सो वी हैव ओनली वन, देयरफॉर अब आप देखिए मैं आपको बताता हूँ जो हमने ये मार्क किया है ना, अब मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट भी कर लेता हूँ इसको जरा, हाईलाइट, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ये जो मैं बॉक्स या हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें मुझे आप बताएं कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती? दो वेरिएबल्स है ना आपके पास, b1 भी है और b2 है। b2 और b1 की वैल्यू चेक करें। चेंज से मुराद ये है कि 0 से 1 ना हो रही हो या 1 से 0 सेम हो रही हो। दोनों की चेंज है सर। B1 b1 की तो चेंज हो रही है ना, B2 क्योंकि इस पूरे बॉक्स में 0 से 1 पे जा रही है। b2 का बताएं, b2 की वैल्यू चेंज हो रही है इस बॉक्स में? No, sir. No sir. नहीं हो रही ना, नहीं हो रही, क्योंकि वो उसकी वैल्यू दोनों के लिए एक ही है। b2 की वैल्यू दोनों के लिए 1 ही है। देयरफॉर our final term will be L is equal to b2. This is our simplified equation. तो इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके, यानी इसको हम बूलियन एक्सियम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने केएमएफ से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया कि L जो है ये b2 के बराबर है। अच्छा, इसको हम प्रूफ कर सकता हूं, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं कि ये कैसे L इज इक्वल टू b2 है। अगर आप गौर करें कॉलम L के वैल्यूज को और कॉलम B के वैल्यूज को गौर करें, तो दोनों सेम है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल सर। ठीक है, तो L इज इक्वल टू b2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये b1 इररिलेवेंट चीज है। इट डजंट मैटर कि आपके पास, देखें अगर मैं इस सर्किटरी को पहले ड्रा करूँ ना इनिशियली, तो अब देखिए मैंने केएमएफ से इसको कितना सिंप्लीफाई किया है। मेरे पास दो एंड गेट से, एक आर गेट है, एक नॉट गेट है, 4 गेट्स हैं। अच्छा, अब इसका मैं स्यूडो सर्किट ओरिजिनल ड्रा करता हूँ। जब शुरू में मैंने किया था वो क्या होगा, एक है एंड गेट, फिर है दूसरा एंड गेट, फिर दोनों से आके आर गेट बन गया है जाके। ठीक है, अब पहले वाले एंड गेट में यहां से b1 आ रहा है, नॉट होके चला गया इधर, ये b1 है। ठीक है, और दूसरे वाले में b1 स्ट्रेट इनपुट गया है, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, और इसमें दोनों में b2 जो है ये दूसरा इनपुट है, ये यहाँ पे भी आ रहा है इधर, और इधर भी स्ट्रेट अवे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये b1 बार हो गया। ठीक है, तो ये b1 बार और ये L हो गया, पहला वाला ओरिजिनल इक्वेशन। तो ये इसका इक्वेशन है। अब इस पूरी सर्किटरी को जब मैंने सिंप्लीफाई किया के मैप से, तो मैंने सिंपल इसको एक गेट से रिप्लेस कर दिया, और वो है बफर गेट। अब गौर करें कि मैंने 5 गेट्स को रिप्लेस सिंगल गेट से 4 गेट्स को रिड्यूस करके एक गेट पे ले आया हूँ। तो ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है, और ये चीप होगा, ये चीप होगा, और इसमें चेक करना कंडीशन है, इसमें चेक करना आसान है। ठीक है, हेलो हेलो। सर ये सर्किट sir. की समझ नहीं आई सर। अच्छा, सर्किट क्यों समझ नहीं है? ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। ये देखें, इस अलजेब्रिक इक्वेशन को देखें, इसमें ये और ऑपरेशन आता है, ये और है, ये मैं आपको समझा चुका कि थक गया हूँ। ये एंड है, डॉट एंड होता है, प्लस जो है वो और होता है, ये भी एंड है। अब दो इनपुट्स आ रहे हैं b1 और b2। तो पहले वाले में देखें b1 जो है b2 के साथ एंड हो रहा है, लेकिन इन्वर्ट होके। तो b1 को मैं नॉट पे ले आया हूँ, फिर उससे आउटपुट लेके एंड गेट पे लाया हूँ, तो ये आ गया b1 डॉट b2, लेकिन b1 के ऊपर बार है, ये वाला टर्म है। दूसरा वाला सिंपल b1 डॉट b2 है, तो इसमें ये b1 आया है, और दूसरा वाला नीचे b2 है, तो ये आ गया b1 डॉट b2। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर आर हुए हैं। ठीक है, ये और गेट है।
अगर आपने लास्ट क्लास लेक्चर पढ़ के आए हों तो आपको ये समझ आनी चाहिए, ठीक है। उसमें ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये है B1 डॉट B2 बार प्लस B1 डॉट B2, तो ये और ऑपरेशन हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मेक द सर्किट। तो सर्किट क्यों समझ नहीं आ रही? आपको बूलियन लॉजिक गेट्स देखने चाहिए थे ना, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया है। यस सर, समझ गए सर अभी। अच्छा, लेकिन आपने गौर नहीं किया कि हमने 4 गेट्स को सिंप्लीफायर या रिड्यूस डाउनग्रेड करके एक ग्रेड पे ले आए हैं। सर वो इक्वेशन से आपने वो बनाया था तो वो समझ नहीं आई थी, अभी समझ आ गई उस चीज चलो खैर है, क्योंकि मुझे आता है इस वजह से मैं डायरेक्ट लगा रहता हूँ ना, लेकिन आपको थोड़ा जहन लगाना चाहिए इसके साथ। तो मैं कर क्या रहा हूँ। वैसे समझ आ गई ना कि के मैप किस तरह सिंप्लीफाई करता है, रिडक्शन कैसे करता है। यस सर। तो ये हम इस पर्पस के लिए कर रहे थे, जो हमने किया ना, ये चारों काम हमने इसमें अचीव किए, ठीक है। ये जो भी रिडक्शन हमने की है, क्यों, वाई, ठीक है। तो 2 के लिए तो आपको ग्रे कोड सिंपल है कि ये टू वेरिएबल्स हैं। इसके लिए तो ग्रे कोड आसान है, वो है, एक है 0, दूसरा है 1, यानी सिंगल बिट चेंज हो रहा है, ठीक है। 0 और 1 सिंगल बिट चेंज हो रहा है। 2 के लिए मैं भी आपको ग्रे कोड कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, ठीक है, आगे जाके। अब इफ यू वांट टू ऐड मोर वेरिएबल, आप मोर ज्यादा वेरिएबल्स ऐड कर। हाँ सर, अगर टू एडजेसेंट ए भी ना होते तो फिर क्या करते? सॉरी सर, क्या? ये टू एडजेसेंट ए थे ना, इसमें अगर ये भी ना होते, मतलब सिर्फ एक आउटपुट मिल रहा होता डबल वन पे, मतलब सर ये टू एडजेसेंट वन है ना, हाँ हाँ, अगर सर ये टू एडजेसेंट वन भी ना होते इसमें, क्या मतलब 2 एडिशन 1 ना होते? सर क्या अगर होता फिर? सर फिर कुछ इसको तो कैसे होता ना। सॉल्व करते? नहीं तो क्या, आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर ये ना होता तो क्या होता, वो बताए ना, सर क्या ये होता जो उसमें। आपने ये जो सर्कल किया बस में 0 और 1 होता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ। लेट सपोज आपके पास एक ऐसा सिनेरियो आ जाए, ये एक कंडीशन में आपको जनरल समझा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास एक 1 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। अब इसमें तो 2 पेयर्स नहीं है ना, यस सर, यही पूछ रहा हूँ। नहीं है ना। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि इनमें से, या कॉलम में से या रो में से, आपकी मर्जी है, डोंट केयर यूज करें। डोंट केयर क्या होता है? इसको एक्स कर दें। जब आप इसको कर दें या उसको कर दें, या रो को कर दें या कॉलम, या रो को कर दें या कॉलम को, लेकिन पेयर आपने 2 का बनाना है कम से कम, कि ये पेयर 2 हो जाए, ठीक है। तो अब आप इसको पेयर बना सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। ठीक है। फिर आप डोंट केयर यूज कर सकते हैं इस सिनेरियो में, कि आपके पास सिंगल 1 है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं 3 वेरिएबल्स की। अगर हमारे पास लेट सपोज वेरिएबल, अब अभी तक तो हमने 2 वेरिएबल्स किए ना, तो हमने के मैप ग्रे कोड कंस्ट्रक्ट नहीं किया अभी तक, हमने के मैप ग्रे कोड कंस्ट्रक्ट नहीं किया। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएं, ठीक है, 3 वेरिएबल्स मैप आ जाएं, तो फिर हमें 2D जो एडजेसेंसी होती है ना, उसको प्रिजर्व करना होगा, ठीक है। 2D में एडजेसेंट प्रिजर्व, यानी ये जो अभी शुरू वाले स्लाइड में आपको बताया था कि आपने इस तरह करना है, ये वाला, यानी 0 0, तो फिर 0 1, यानी ये बिट चेंज हो रहा है। तो वो आपने इस बिट को चेंज दोबारा नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, यहाँ पर करना है 1 1 करना है, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, ओहो, इसको हम चेंज करेंगे। और फिर नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे कि चूंकि हमने इसको चेंज नहीं किया, तो अब हम इसको चेंज करेंगे, उसको, और इस पे ले आएंगे, ठीक है। तो लास्ट वाले को अब हम 0 पे ला रहे हैं, पहले वाले को निचेड़ रहे हैं। तो ये एडजेसेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है, एडजेसेंसी। सर यानी ये हम 1 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको अब इसका रूल समझाता हूँ कि आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। इसका एक मेथड है, एक रूल है, ठीक है। रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट, प्रीफिक्स एंड रिफ्लेक्ट एक मेथड है, ठीक है। प्रीफिक्स एंड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट एंड प्रीफिक्स, रिफ्लेक्ट एंड प्रीफिक्स एक मेथड है ग्रे कोड को जनरेट करने का। मैं आपको वही समझाता हूँ अगले स्लाइड में। पहले मैं आपको समझाऊं कि फर्क क्या होता है नॉर्मल बाइनरी नंबर में और ग्रे कोड में, फर्क क्या होता है।
अगर मैं लेट सपोज हमारे पास ग्रे कोड ना हो, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ग्रे कोड ना हो और हम सिंपली बाइनरी नंबर्स के इक्विवेलेंट, डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट बाइनरी कोड लिखें, जैसे कि हमारे पास, हमें पता है कि 0 का बाइनरी 000 है, ठीक है, तो तीनों बिट्स 00 है, ओके गुड। जब हम 0 से 1 पे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने बिट्स चेंज हो रहे हैं, एक बिट चेंज हो रहा है ना, ये वाला 0 से 1 पे जा रहा है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है 001 है। लेकिन अब आप देखें ये वाला चेंज नहीं हो रहा, ये वाला चेंज नहीं हो रहा। अब जब हम 1 से 2 पे जाते हैं ना डेसिमल नंबर पे, तो उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो तो ये है ना, बाइनरी इक्विवेलेंट 010। तो आप गौर करें यहाँ पर, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली ये बिट चेंज हो जाता है 1 से 0 पे और ये वाला बिट 0 से 1 पे, तो दो बिट्स एक साथ चेंज हो रहे हैं जो कि अनवांटेड है, ठीक है, ये अनवांटेड सिनेरियो है, हमें ये से नहीं करने होंगे। ये वाला बिट तो चेंज नहीं होता, लेकिन दो साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम एक नंबर से दूसरे पे भी जाएं तो हमारे पास सिर्फ सिंगल बिट ऑर्डर चेंज हो, एक बिट चेंज हो पूरे नंबर में, बाकी चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में पहले बार समझाया था कि हम नहीं चाहते कि हम ग्लिच प्रोड्यूस करें, और ग्लिच किस वजह से प्रोड्यूस होता है, प्रोपेगेशन डिलेस, बिकॉज हमारे पास दो सिग्नल्स एट द सेम टाइम जनरेट हो रहे हैं, तो दो सिग्नल जो है आगे जाके एक गड़बड़ काज करते हैं, प्रोपेगेशन का डिले काज करते हैं, और वो प्रोपेगेशन डिलेस कन्वर्ट हो जाता है ग्लिच में। ग्लिच की वजह से सिस्टम जो है वो गलत रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, जो अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स होता है वो होता है, यानी आप एक लॉक को क्लोज रखना चाहते हो, वो लॉक ऑटोमेटिकली खुद ओपन क्लोज होता है, समटाइम्स सिस्टम में गड़बड़ आ जाती है, तो वो ग्लिच होती है, उसको कहते हैं ग्लिच, बिकॉज वो अनडिजायर्ड सिग्नल साइमल्टेनियसली उसको जा रहा होता है, जिसकी वजह से सिस्टम में गड़बड़ आ रही होती है। सो दिस इज अनवांटेड, तो हम नॉर्मल बाइनरी को यूज नहीं कर सकते। तो देन व्हाट शुड वी यूज, हम ऐसा कौन सा सिस्टम यूज करें जिसमें हमारे पास सिंगल बिट चेंज हो, ताकि हमारे पास प्रोपेगेशन डिलेस का ना हो। फिर हम यूज करते हैं ग्रे कोड इस पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देखें, जो बाइनरी का ग्रे कोड इक्विवेलेंट है ना 0 का, वो है 000, ठीक है, और 1 का ग्रे कोड इक्विवेलेंट है 001। ये दोनों तो सेम है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बिट चेंज हो रहा है, ठीक है, दूसरा बिट चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं। जब आप इस पे जाते हैं ना, इसका ग्रे कोड जो है, ये 2 का डेसिमल का ग्रे कोड जो है वो है 011। ये इससे पहले तो ये चेंज नहीं हो रहा, और ये 0 था तो ये, और ये वाला चेंज नहीं हो रहा, 0 पे रहा है, तो देखें एक बिट ही चेंज हो रहा है पूरे नंबर में, ठीक है। अब हम 2 से 3 आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगेन आप देखें एक बिट चेंज हो रहा है, ठीक है, इट डजंट मैटर कि यहाँ पे एक चेंज हो रहा है, लेकिन इधर आ यहाँ से 0 पे तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा, और ये भी चेंज नहीं हो रहा। फिर आप देखें 4 पे जाएं, ठीक है, 4 का ग्रे कोड इक्विवेलेंट देखें, ये 0 है तो ये चेंज नहीं हो रहा, ये 1 है तो ये चेंज नहीं हो रहा, और आखिर में देखें ये 0 से 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें हर एक नंबर से सब्सिक्वेंट नंबर में सिर्फ एक ही बिट चेंज हो रहा है। तो फिर आप नेक्स्ट में देखें, ये एक बिट चेंज हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं होता, सर ये भी चेंज नहीं होता, ये चेंज हो रहा है, ये भी नहीं चेंज हो रहा है। इस तरह आप जाके तो नीचे भी जाएंगे और ऑनवर्ड जाएंगे, तो हर एक नंबर में करस्पॉन्डिंगली सिर्फ एक बिट चेंज होता है, बाकी चेंज नहीं चेंज होती। तो ये हमारे पास ग्रे कोड चार्ट है या टेबल है। अच्छा, ये हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं खुद, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? वैसे मैं आपको जो ये स्लाइड है ना अभी आई है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ ये बात, ठीक है। ये मल्टीपल बिट्स चेंज जो है ना, ये क्या करता है, ये डेटा में प्रॉब्लम काज करता है। क्या करते हैं, ये एक्चुअली ट्रांजिशन होती है साइमल्टेनियसली, तो समटाइम्स ये जो है ना अनवांटेड सिग्नल जनरेट करते हैं, जो कि प्रोपेगेशन डिलेस काज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लिच प्रोड्यूस होते हैं। और ग्लिच में आपको कल समझाऊंगा, कल वाले लेक्चर में, ग्लिच हम कैसे सर्किट पे, अगर हमारे पास सिस्टम में ग्लिच आ गया है तो कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफिकेशन उसकी कैसे होगी, ठीक है। तो अगर आप देखिए, ये नॉर्मल बाइनरी नंबर है, ये नॉर्मल बाइनरी, अच्छा ये ग्रे कोड नहीं है, ये नॉर्मल है, डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट है। अब देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब देखिए जब हम 1 से 2 में जाते हैं तो यहाँ पर 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 2 में, तो बोथ बिट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं, विच इज अनवांटेड, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में चीज समझाई कि हम जब 1 से 2 में जाते हैं तो साइमल्टेनियसली दो बिट चेंज हो रहे होते हैं, विच इज अनवांटेड।
ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें एक इंटरमीडिएट फेज लाना होता है, ठीक है, दोनों में, ताकि पहले एक बिट हो तो फिर दूसरा चेंज हो, यानी डायरेक्टली सेम टाइम दोनों चेंज ना हो। यानी मैं ऐसे करूं कि मैं इस 1 को 0 में कन्वर्ट करूं, ठीक है, ये सेकंड टर्म जो है या सेकंड बिट जो है ये वाला, तो अब ये चूंकि कन्वर्ट हो गया तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, उसको मैं एज इट इज रखूंगा। तो इस तरह अब ये 0 1 से 1 0 में, तो बीच में हमने 0 0 को इंटरमीडिएट यूज किया है। इसी तरह ये 0, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 0 से 1 में, एज इट इज रखूंगा, बल्कि इसको कन्वर्ट करूंगा। तो अब 0 1 से 1 0 में लाने के लिए मैंने 1 1 इन किया है, ठीक है। हालांकि दोनों बिट्स देखें शुरू में आखिर में सेम है, लेकिन बिट्स में सिर्फ कोई एक पेयर लाता हूं ताकि ये चेंज हो, ठीक है। तो अल्टरनेटिव काउंटिंग, ये देखें, तो अल्टरनेटिव काउंटिंग ऑर्डर क्या होगा, 0 0 0 1 1 0। तो ये ग्रे कोड है। अब ये वाला ग्रे कोड है, वो वाला ऊपर वाला जो है ना, ये बाइनरी ग्रे कोड है ऑफ 0 1 2 3 कोड है। अच्छा, आई होप आपको समझ आ गई। क्यों क्यों इसलिए कि इसमें देखें, इसमें एक बिट चेंज होता है, 0 से रहा है। तो अब देखिए बिट में क्या होता है, नेक्स्ट बिट में ये फर्स्ट वाला है एडजस्टमेंट के साथ, ये वाला कन्वर्टर। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में इसके साथ ये सेकंड चेंज हो रहा है। इसके बाद जब आएगा तो फिर वो फर्स्ट वाला होगा। तो इस तरह ये अल्टरनेटिव जा रहा होता है, सही। अच्छा, नाउ हाउ टू क्रिएट दिस ग्रे कोड, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट एंड प्रीफिक्स मेथड, ठीक है। अच्छा, आपके पास सपोज n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 1 क्या है, 2 पावर n है ना। हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? अगर हमारे पास 2 पावर n और n 1 है, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 2। यार बाइनरी सिस्टम है ना, तो सब कुछ हम 2 पावर n में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 2 पावर n, अगर हमारे पास n और 1 है तो हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक होगा 0, दूसरा होगा 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा प्रीफिक्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास लेट सपोज ये आ गया, क्या नाम है, टॉप हाफ विद 0। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 पावर 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। हेलो, मैं ग्रे कोड राइट करूं? अच्छा, यस सर। ये 2 वेरिएबल्स के लिए है, ठीक है, ये 4 वेरिएबल्स के लिए, ये 4 वेरिएबल्स के लिए है, ठीक है। तो ये इनपुट आप देखें 0 1, अब 0 1 को ले लें और एक लाइन ड्रा करें, ठीक है। अब आप कहते हैं रिफ्लेक्ट डाउन। पहले आपने क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट करना है, इसका मिरर क्रिएट करना है इस ऊपर वाले का। जब मैं इसको मिरर करूंगा अबाउट दिस लाइन, तो क्या आएगा, जल्दी बताएं, शाबाश शाबाश। 1 0 1 0, वेरी गुड। अब नेक्स्ट रूल में मैंने क्या करना है, मुझे बताएं रूल। प्रीफिक्स द टॉप हाफ विद 0, जो ऊपर वाला आधा हिस्सा है ना, उसके प्रीफिक्स शुरू में लिखो 0। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, प्रीफिक्स द बॉटम हाफ विद 1, तो जो नीचे वाले दो है ना, इसके नीचे 1 1 लिखो। तो अब देखिए ये क्या है, 0 0, तो फिर ये इससे आ गया 0 1, तो फिर ये अब देखिए नीचे 1 1 है, तो फिर ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया, तो फिर ये 1 0 में जा रहा है। तो ये वही है ना, ये वाला, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है 0 0 0 1 1 1 1 0। लेट सपोज आपके पास 2 पावर n 3 है, ठीक है। सो कितना आता है, 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। अब आप देखें, हमें ये पता है कि ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0 है। अब मैं इसके अगेन एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। अब मुझे पहला रूल अप्लाई करना है, इसको मिरर करो, शाबाश, मिरर करो इसको। 1 0 1 1 0 1 और फिर 0 0 हो गया ना मिरर।
अच्छा, अब प्रीफिक्स द टॉप हाफ इज 0, तो ऊपर वाले के आगे शुरू में हमने 0 डालने हैं, ऊपर वाले आधे हिस्से में, और प्रीफिक्स द बॉटम हाफ विद 1। ठीक है, अब आप गौर करें इसको, यानी इस बिट से इस बिट में देखिए ये बिट चेंज हो रहा है, बल्कि मैं लेट मी चेंज द कलर सो आपको डिस्टिंग्विश करना आसान हो। ठीक है, पहले मैं जरा इसको इरेज करूं कि आपको पता लग जाए कि मैंने सही ग्रे कोड जनरेट किया कि नहीं। अब देखिए पहले वाले को, देखिए पहले वाले से जब हम इसमें आते हैं तो ये बिट चेंज होता है, 0 से 1 में जा रहा है। अब सेकंड और थर्ड में देखें ये वाला बिट चेंज हो रहा है, बाकी दो बिट सेम है। थर्ड में चेक करें, ये वाला बिट चेंज हो रहा है, बाकी दो सेम है। ठीक है, ये दो सेम है। फोर्थ में देखें ये वाला बिट चेंज हो रहा है, एक बिट चेंज होता है, बाकी दो सेम होंगे। थर्ड फिफ्थ में देखें इधर ये चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट में देखें ये वाला बिट चेंज हो रहा है पेयर में, और लास्ट में देखें तो ये लास्ट ये बिट चेंज हो रहा है। इस तरह आप n इज इक्वल टू 4 के लिए कर सकते हो, 5 6 अप टू n 5 6 के लिए यही प्रिंसिपल अप्लाई करो, आपके पास ग्रे कोड जनरेट हो सकता है। ठीक है, हेलो, क्या आप गौर Okay, करें ना, sir. ये जो टेबल, Yes, sir. ये वाले टेबल, ये सारा का सारा मैंने अभी यहाँ पे ड्रा किया, ये सारा यही टेबल है। ठीक है, Yes, sir. यू कैन Yes, sir. चेक इट लेटर आफ्टर लेक्चर। ठीक है, लेक्चर के बाद में आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, हेलो, Yes, sir. हम लोग की आवाज़ कोई स्लो हो गई है। हेलो, यस सर। हाँ जी हाँ जी, अब सही हो गई। तो आपको ग्रे कोड समझ आ गई कैसे जनरेट करोगे? Yes, sir. जी सर। हाँ, तो आई होप यू गाइस, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 to 6 वेरिएबल के लिए कर सकते हैं। तो जब हम 3 to 6 वेरिएबल की करेंगे तो वो इसमें ही कवर हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती इसमें, लेकिन आप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड। अच्छा, वैसे तो ये चीज़ मैं आपको कल समझाऊंगा, ये जो अभी ये स्लाइड सर आई आज है। के लिए नहीं नहीं नहीं, सर काफी आज के लिए नहीं, अभी नहीं, काफी बात ना करें, प्लीज डोंट। नमाज का गैप हेलो, आप प्लीज इंटरप्ट ना करें बीच में मुझे। ठीक है, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। अच्छा ऑलरेडी सुबह क्लासेस हुई है। अच्छा, एनीवे, एसिंक्रोनस सिग्नल क्या होता है? एसिंक्रोनस सिग्नल वो होता है जो कि सिंक्रोनाइज नहीं होता। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड या नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है। ठीक है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है? जो कि जिसकी टाइमिंग या सीक्वेंस जो है ना वो बाकी सिग्नल से ऑफसेट पे होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस सिग्नल। ठीक है, तो समटाइम्स हमारे पास जो एसिंक्रोनस इनपुट्स होते हैं, जो बाहर से कीबोर्ड से या माउस से या कहीं से हम सिस्टम को पेरिफेरल, किसी भी पेरिफेरल डिवाइस से सिग्नल हम देना चाहते हैं। ठीक, उसको सिस्टम को रेडी करने के लिए कि ये सिस्टम उसको रेडी करके रीड कर ले इस सिग्नल को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंडशेक प्रोटोकॉल, कि अपने आप को वो रेडी करे कि उस जो पेरिफेरल सिग्नल आ रहा है उसको वो सिंक्रोनाइज करे क्लॉक ऑफ द कंप्यूटर के साथ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंडशेक प्रोटोकॉल। अच्छा, अब क्लॉक इनपुट आउटपुट ये मैं आपको कल वैसे समझाऊंगा, ये क्लॉक इनपुट आउटपुट जो होता है कि क्लॉक ट्रिगर, इच ट्रिगर क्या होता है। ठीक है, लेवल ट्रिगर क्या होता है, आपको मैं लेचेस और फ्लिप फ्लॉप्स जब कराऊंगा, लेचेस और फ्लिप फ्लॉप्स, उसमें ये चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, लेचेस और फ्लिप फ्लॉप्स में। अच्छा, ये हमारे पास एक क्लॉक सिग्नल है। ठीक है, जिसमें देखें ये राइजिंग एज है, ये हाई लेवल है, ये फॉलिंग एज है, ये लो लेवल है, ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है, ये राइजिंग एज होता है, इसको फॉलिंग एज बोलते हैं। ये राइजिंग एज होता है, ये फॉलिंग एज होता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की सिग्नल होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर, लेट्स सपोज ये कंप्यूटर क्लॉक है, प्रोसेसर क्लॉक है। ठीक है, उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल की।
तो जो बाकी सिग्नल्स होते हैं वो इसके हिसाब से, ये जो इसका सिग्नल ऊपर आता जाता है या इसके खास लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये हम किस यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर एक्टिवेशन या डिमिनिशिंग सिग्नल, ठीक है। इसके जरिए हम सिग्नल को एक्टिवेट करते हैं या स्टॉप करते हैं। अच्छा, ये वो पेरिफेरल सिग्नल है। लेट्स सपोज ये एक सिग्नल आ रहा है कहीं कीबोर्ड से या माउस से, कोई आउटसाइड सिग्नल आ रहा है, ठीक है, कोई कमांड है, आउटसाइड कमांड है, ठीक है, वो आ रहा है। और यहाँ पर देखें तो वो ऑलमोस्ट इसके क्लॉक के किसी ऑफसेट पे जो है वो जा रहा है, ठीक है, वो लो से हाई पे। तो ये सिग्नल है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ठीक है, ये सिग्नल है जिसको हम सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। वी वांट टू सिंक्रोनाइज दिस सिग्नल विद द कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, वो ये कंप्यूटर जो है ना, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर सिग्नल है, कंप्यूटर रिस्पॉन्स है ये, ठीक है। ये कंप्यूटर रिस्पॉन्स है जो इस सिग्नल को कैच करने के लिए रेडी हो रहा है, खुद को रेडी कर रहा है। लेकिन कंप्यूटर का सिग्नल जो होता है वो क्लॉक के साथ, कंप्यूटर के क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होता है। देखें जहाँ पे वो देखें जहाँ पे वो जो ही क्लॉक का सिग्नल एज ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो तब ये जो है ना ये रेडी हो जाता है, ठीक है, कि इस क्लॉक को या सिग्नल को रीड करे, ठीक है। अब जहाँ पर ये देखें, देखिए सारे के सारे ये राइजिंग एज है, ये भी राइजिंग एज है, ये भी राइजिंग एज है, इसको राइजिंग एज बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है ये। जहां पर ये दोनों हाई आते हैं, अब देखें पहले वाले सिग्नल पे तो देखें ये वाला हाई था, लेकिन ये वाला हाई नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आउटपुट जो सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल है ना, ये सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ये लास्ट जो है, जहां पर ये दोनों देखें, ये वाला हाई लेवल पे है और ये भी हाई पे नहीं है इस वक्त इस क्लॉक पे, ठीक है। देयरफॉर होगा क्या, ये वाला जो है ये लो पे जा रहा होता है, ये क्लॉक जो है ना आउटपुट ये लो पे जा रहा होता है। ये अब चेक करेगा नेक्स्ट क्लॉक पे, पहले वाला क्लॉक इसने मिस किया, ये फर्स्ट क्लॉक था, ये सेकंड क्लॉक पे जाएगा सिग्नल पे, फिर थर्ड पे जाएगा इस तरह, फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, ठीक है, फिर सिक्स्थ पे, फिर सेवंथ पे, ये मुख्तलिफ एजेस हैं, ठीक है। जो ही ये नेक्स्ट क्लॉक पे जाएगा, नेक्स्ट क्लॉक पे चेक करेगा कि ये वाला हाई है सिग्नल जो जिसको हम पेरिफेरल है, ये अभी आ रहा है, ठीक है, और ये भी जो है ना ये रेडी है, ठीक है, ये भी रेडी है इसको लेने के लिए। तो तब ये जो है ये सिग्नल को रीड कर लेता है, ये कैच कर लेगा, सिंक्रोनाइज कर देगा, ठीक है। ये जा रहा होता है, जा रहा होता है, अब ये जाएगा, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लॉक आ जाएगा, इधर चेक करेगा कि ये हाई है तो अभी भी ये इस लेवल पे रहेगा, ठीक है। फिर ये इस तरह जाएगा जाएगा, आखिर में ये चेक करेगा कि नेक्स्ट एज ट्रिगर देखें यहाँ पर ये अभी भी हाई है, ये लो हो गया है, ये हाई है, लेकिन ये अभी भी जा रहेगा, ठीक है। आखिर में ये चेक करेगा कि ये कब लो होंगे, जब ये भी लो हो जाएगा ये सिग्नल, और ये भी लो हो जाएगा नेक्स्ट एज ट्रिगर पे, तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये भी लो हो जाएगा। तो आप देखें यही सिग्नल यहाँ से यहाँ पे ये कीबोर्ड से आके कंप्यूटर रीड कर रहा है, बट विथ सम पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम गुजरने के बाद रीड कर रहा है। थोड़ा सा इसमें प्रोपेगेशन डिले है, ठीक है, थोड़ा सा प्रोपेगेशन डिले कि वो शुरू तो यहाँ से हो रहा है पहले क्लॉक साइकिल से, लेकिन वो उसको रीड कर पा रहा है उसको सेकंड क्लॉक साइकिल पे, और जब वो खत्म हो रहा है फोर्थ क्लॉक पे, बल्कि थर्ड के बाद ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये फिफ्थ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल डू सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द क्लॉक सिग्नल्स, ठीक है। हम करेंगे कल वाले क्लास में कि सिंक्रोनाइजेशन हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब क्लॉक इनपुट आउटपुट क्या होता है? क्लॉक इनपुट वही होता है जो अभी मैंने आपको समझाया पूरा प्रोसेस में, कि जो रजिस्टर्स होते हैं ये मेमोरी एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, ठीक है, ये मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं या मेमोरीज होती हैं। दे आर अपडेटेड आइदर ऑन द राइजिंग एज या फॉलिंग एज। जैसे मैंने कहा कि ये राइजिंग एज है और ये फॉलिंग एज है ऑफ द क्लॉक सिग्नल, एंड आर रेडी टू बी रेड। और हम इसको फिर जब ये ऊपर जाता है उस वक्त ये रेडी हो जाता है इसको रीड करने के लिए कि ये हाई है या लो है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सिग्नल को रिस्पॉन्स करता है। एट द नेक्स्ट ट्रांजिशन, देखिए हर एक ट्रांजिशन पे चेक करता है कि अभी ये ऊपर जा रहा है, फिर नेक्स्ट क्लॉक पे भी है, नेक्स्ट क्लॉक पे हाई है, नेक्स्ट क्लॉक पे ये लो है, तो फिर वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तब तक हाई रहेगा जब तक क्लॉक हाई रहता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको कहते हैं क्लॉक इनपुट आउटपुट, ठीक है।
वो मेमोरी एलिमेंट्स जो कि क्लॉक के सिग्नल राइजिंग एज के साथ या फॉलिंग एज के साथ सिग्नल को रेडी करते हैं फॉर रीडिंग या ट्रांजिशन के लिए, ठीक है, इसको कहते हैं क्लॉक इनपुट आउटपुट सिग्नल। और हैंडशेक प्रोटोकॉल मैंने आपको अभी बताया, हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या होता है? ये हैंडशेक प्रोटोकॉल ये होता है कि आप कंप्यूटर रेडी हो जाता है, ये सिग्नल भेज देता है कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द वैल्यूज, ठीक है, एंड द आउटपुट इज रेडी टू बी रीड, ठीक है, आउटपुट जो है वो तैयार है आपके लिए, तो आउटपुट हम रीड कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये हैंडशेक प्रोटोकॉल इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कि सिस्टम कब सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है और आउटपुट वैल्यूज कब रीडिंग के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंडशेक प्रोटोकॉल। तो ये हम यूज करते हैं लेचेस और फ्लिप फ्लॉप्स में, लेकिन यहाँ पे वैसे इसका एक जिक्र आ गया कि प्रोपेगेशन डिलेस क्या होती हैं, ठीक है, और पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं। मैं आपको एसआर लेचेस और फ्लिप फ्लॉप्स कराऊंगा या जेके फ्लिप फ्लॉप्स कराऊंगा या डी फ्लिप फ्लॉप कराऊंगा या टी फ्लिप फ्लॉप कराऊंगा, उसमें आपको ये इस पे डिटेल एग्जांपल्स समझाऊंगा, ठीक है, विद डेमोन्स्ट्रेशन समझाऊंगा कैसे सिग्नल्स को आप सिग्नल्स को कैसे जनरेट करोगे खुद। अच्छा, तो ये बात तो हमने बहुत डिटेल में कर लिया, अब मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम ठीक है, सिंक्रोनाइजर इसकी जरूरत नहीं होती ग्रे कोड को, बिकॉज इसमें जो है ना हर एक सिग्नल इंडिपेंडेंट जा रहा होता है, हर एक सिग्नल दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है, सही है। हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ग्रे कोड पे, यहाँ पे आ गई ना ग्रे कोड। अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ग्रे कोड। ये जो केमैप है, केमैप ग्राफिकल मैग्नेटाइजेशन टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर 3 to 6 वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि 3 से 6 वेरिएबल के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें हम ग्रे कोड यूज करते हैं और एडजेसेंसी को हम फॉलो करते हैं। एडजेसेंसी यही होती है कि एक दो बिट्स जो सामने आसपास हैं, ये जो है ना, ये दोनों साइमल्टेनियस चेंज ना हो, बल्कि इनमें से एक चेंज हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 0 से 1 में ये बिट चेंज होता है, फिर नेक्स्ट में ये वाला बिट 0 से 1 में जा रहा था, फिर नेक्स्ट में ये बिट जा रहा होता है चेंज। इसी तरह यहाँ से ये 0 से 1 पे जा रहा है, फिर ये 0 से 1 पे जा रहा है, तो फिर ये 1 से 0 पे जा रहा है, बल्कि बाकी दो ये चेंज नहीं होते। इसको कहते हैं एडजेसेंसी। तो समझ आ गई? हेलो, यस सर। अच्छा, और बाकी तो इंटीरियर का तो मैंने आपको रूल बता दिया ना कि एडजेसेंट पेयर्स किस किस के लेने हैं। अंदर जो आउटपुट होते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखिए एक और चीज, ये जो होते हैं ना, ये इनपुट्स होते हैं, ठीक है, इनपुट्स होंगे, ये भी इनपुट्स हैं। डायगोनल पे आउटपुट होता है यहाँ पर, ठीक है, ये इनर में होंगे। पेरिफेरल में इनपुट्स होते हैं, इनसाइड जो होते हैं ये आउटपुट होता है, ठीक है। ये जो इनसाइड है पूरे टेबल के अंदर, ये जो फर्स्ट बिट है ना, ये जैसे B1 है और ये B2 है, तो ये वाला बिट जो होता है ना, याद रखें, ये B1 को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये B1 जो है ये 0 है पहले वाले में, और इसमें ये B2 भी 0 है, याद रखें। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इसी तरह ये फर्स्ट बिट जो है ये B3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा बिट जो है ये B4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसमें B3 0 है और B4 0 है। तो समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ये जितने पेयर्स है ना ऊपर वाले कॉलम वाले 0 0 0 1, ये B1 B2 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन दोनों को रिप्रेजेंट कर, पहला वाला B1 को, दूसरा वाला टर्म B2 को। इस तरह इस साइड पर आपको जो नजर आ रहे हैं ना, ये ग्रे बॉक्स में, ये पहला वाला टर्म जो होता है ये B3 को, दूसरा वाला B4, इस तरह ये B3 को, ये B4 को। अच्छा, 0 का मतलब होता है बार, इस तरह, ठीक है, और 1 का मतलब होता है सिंपल, ठीक है, याद रखें, ठीक है। जहाँ पे 0 इसका मतलब कि ये बार है, ठीक है, और जहाँ पर 1 हो इसका मतलब कि ये बार नहीं है। बाकी आप समझदार हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट आपको पता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट में जो जहाँ पे 0 होता है वहां पर हम बार लगाते हैं, जहाँ पे 0 नहीं होता वहां पर हम सिंपल लगाते हैं। समझ आ गई इस रूल्स की, प्रिंसिपल्स रूल्स की समझ आ गई केमैप की? यस सर। अब इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ ये प्रॉब्लम, मैं आपके सामने कर चुका हूँ, लेकिन ये तीसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। वो मैं आपको इससे पहले जो किया था ना प्रॉब्लम, वो 2 बटन्स या 2 वेरिएबल्स वाला था ना, ये डोर लॉक वाला,
ये 2 वेरिएबल है ना, B1 B2। अब हम करेंगे 3 बटन वाला, 3 बटन कॉम्बिनेशंस। लेट्स सपोज वी हैव 3 इनपुट combinations, 3 बटन लॉक, 3 बटन्स लॉक है। एक बटन का नाम B1 है, दूसरा B2 है, तीसरा B3 है। अच्छा ये जो है ना, ये सिंपल वो 0 1 2 है। ये ग्रे कोड नहीं है। अच्छा ग्रे कोड यहाँ पर है, ये वाला, ये ग्रे कोड है। ठीक है, अब आप देखें ये दूसरा वाला, वन 2 3 4 5 6 7, ये 8 नंबर्स हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स हैं और इसके बाइनरी इक्विवेलेंट है। अच्छा कॉम्बिनेशन में क्या है याद रखें, B1 B2। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप B1 B2 का पेयर ले लें, फिर थर्ड को अलहदा ले लें, या आप ऐसे कर सकते हैं कि B1 को अलहदा ले लें और B2 और B3 का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक रहेगा। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यानी इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने B1 B2 का ही पेयर लेना है और B3 को अलग लेना है। यानी आप B1 को इस तरह कर सकते हैं कि ये B1 है, मैं अगर करूं इसको मैं B1 ले लेता हूं, चलो, और मैं इसको B2.B3 ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, तो पहले वाले में मैं 0 और 1 ले लेता हूं B1 के लिए, 0 और 1, और दूसरे वाले के लिए क्या होगा, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये मैंने ग्रे कोड लिखा है, ये मैंने केमेप बना दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर ट्रुथ टेबल से इनपुट वैल्यूज लेनी है, इनपुट वैल्यूज लेनी है। चेक करो, हेलो, यस आप देखें ये पूरा का पूरा कॉलम जो है, हाँ, ये पूरा का पूरा कॉलम B1 जो है ये 0 है। ये पूरा कॉलम, ये वाला B1 के लिए 0 है ना। यस अच्छा, तो इस कॉलम में हम B2 और B3 के ये वैल्यूज लिख सकते हैं अगर आप गौर करें। इसमें B1 0 है, B1 0 है ना, यस सर और B2 B3 पेयर में आ रहे हैं दोनों। अब देखिए जब B2 और B3 दोनों पेयर में 0 0 है, ये भी 0 है और ये 0 है, तो L की वैल्यू क्या आ रही है, 0 तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, 0। अच्छा, अब B2 और B3 जब 0 1 है, 0 और 1, तो 0 और 1 कौन सा कॉलम है, ये वाला खाना है। अच्छा, इसमें आउटपुट क्या है L की, 0। ठीक है, तो समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। यस फिर ये है, फिर ये है B1 1 है और B2 1 है और B3 0 है, तो B2 ये है। ठीक है, B2 1 है और B3 0, तो ये वाला खाना है, लास्ट वाला, बॉटम वाला। तो इसमें L की वैल्यू ये वाली 1 है, यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रही है ना, 1 0 की, और फिर आखिर में 1 1 है, तो 1 1 के लिए भी 1 1 है, तो 1 1 वाला खाना ये है, तो इसमें भी 1 आ रहा है। ठीक है, आपको समझ आ गई मैंने क्या किया है। यस सर अब आप देखिए बाकी 4 जो है ना, ये 1 1 है, B1, तो ये 4 खाने हैं ना, इसमें B1 की वैल्यू 1 आ रही है। यस तब आप B2 और B3 के पेयर बनाएं और मुझे बताएं, B2 और B3 जब 0 0 हों, 0 तो ये 0 यहाँ पे आ गया, और जब 0 और 1 हो, 0 और 1 ये वाला खाना, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये भी 0 है ना, 0 है ना। और ये जब 1 0 है, ये वाला 1 और 0, तो 1 और 0 लास्ट वाला है ना, तो ये क्या है,
1, 1 और लास्ट में 1 और 1 है ना, तो 1 1 के लिए भी ये 1 है, तो ये भी 1 आ रहा है। अच्छा, अब आप देखें दोनों का आंसर मैं सेम निकालूंगा। इससे पहले वाला मैंने आपको शर्त क्या बताई थी, शर्त क्या बताई थी, कंडीशन क्या बताई थी, आपने क्या चेक करना है पहले टेबल में, कितने नंबर्स का पेयर एडजेसेंट? 8 8। 8 इसमें है वैसे? नो सर 8 नहीं है। 8 के बाद फिर दूसरा चॉइस क्या होना चाहिए हमारे पास? 4 का 4। तो 4 के पेयर्स हैं हमारे पास, 4 एडजेसेंट वंस के। यस सर तो हम उसको पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और, इस पेयर के अलावा कोई और 1 है अकेला जो रहता है? नो सर नहीं। तो इसका मतलब है कि बस ठीक है, हमारे पास और कोई 1 नहीं है, तो हमें पेयर बनाने की जरूरत है। अच्छा, अब आपने जो पेयर बना लिया है, जो सेट बना लिया है, ठीक है, इसमें अब आप वेरिएबल्स की वैल्यू को चेक करें। पहले आप b1 को चेक करें, इस पूरे बॉक्स के अंदर, जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है, इसके लिए b1 की वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती? कांस्टेंट है पूरे बॉक्स के लिए b1 की वैल्यू? यस सर चेंज होती है चेंज होती है, ठीक है। तो हम b1 को नहीं ले सकते। अच्छा, अब आ जाए इन दोनों पे, b2 और b3 पे आ जाए। यानी इस बॉक्स के लिए b2 और b3 का एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इस दोनों को देखिए, इसमें से कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है और कौन सा चेंज नहीं हो रहा? B2 चेंज नहीं हो रहा। b2 चेंज नहीं हो रहा, और कौन सा चेंज हो रहा है? b3 चेंज हो रहा है, ठीक है। b2 चेंज नहीं हो रहा बिकॉज b2 जो है वो 1 1 ही है, ठीक है, 1 1 ही है, और ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि b3 एलिमिनेट हो गया आंसर से। तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा? l इज इक्वल टू b2। अच्छा, अब आप गौर करें इस कॉलम l को पूरा का पूरा, और b2 को पूरा का पूरा चेक करो, ये सेम होगा दोनों। अगेन आप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा, ये जो l है ये b2 पे सिर्फ डिपेंड है, ठीक है, और ये बफर गेट है। सर ये तो हम डायरेक्ट भी गेस कर सकते हैं नहीं ना, तो आपको सिंप्लीफाई करना है ना, डायरेक्टली इस तरह गेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर मैं, अच्छा, आपको पहले इस तरह नहीं लिखना, मैं तो शॉर्टकट पे आ गया हूँ, मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया। आपने किस तरह करना होगा? आपने क्या करना होगा? आपने पहले इसका सम ऑफ द प्रोडक्ट लिखना है पहले, ठीक है। l इज इक्वल टू क्या आ रहा है? मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक ये टर्म लिखूंगा, एक ये लिखूंगा, एक ये लिखूंगा, एक ये लिखूंगा। अब ये इधर देखें, ये क्या है? ये तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स हैं। जहां पर 0 है उस वेरिएबल के ऊपर आपने बार लिखना है और डॉट डॉट डालो बीच में। तो क्या होगा? l इज इक्वल टू b1 डॉट b2 डॉट b3 प्लस, दूसरा हो गया b1 डॉट b2 डॉट b3 प्लस b1 डॉट b2 डॉट b3 प्लस b1 डॉट b2 डॉट b3। अच्छा, अब जहाँ पर पहले वाले में कौन सा ज़रा 0 0 है? b1 और b3, तो b1 और b3 बार बार होंगे। दूसरे वाले में सिर्फ b1 है, तो b1 बार। तीसरे वाले में लास्ट है, b3 बार है, और चौथे वाले में कोई नहीं है। तो ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, उसको हमने सिंप्लीफाई किया बाय बूलियन के, बाय के मैप मेथड। इसको आप बूलियन एक्सियम से भी कर सकते हो सिंप्लीफाई। लेकिन के मैप से करोगे तो इस तरह कर लोगे, ठीक है, दोनों से हो सकता है। सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो ओरिजिनल सर्किट को देखो, ओरिजिनल सर्किट ये ऐसे था, हमें जो गिवन था उसको हमने कितना रिड्यूस किया है, इस पे ले आए हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो दूसरा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था ना, ये वाला है। एक तो ये मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया। अब अगर आप b1 और b2 कर लेते हो तो ये भी इसी तरह, इसी टेबल से फिल किया गया है, ठीक है। 0 जहां पर देखो, जहां पर b3 की वैल्यू 0 है,
और B3 की वैल्यू 1 है, और ये जो है ना ये दोनों B1 और B2 को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप चेक करें जब B1 और B2 दोनों 0 0 हैं तो ये वाला होता है। ये आप खुद कर लें, ठीक है, ये वाला यही चीज़ है जो मैंने आपको कराया है। ये मैंने आपको एक एडिशनल आप इसमें साथ दूसरा कराया, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। इसका आंसर भी B2 आएगा, इसका आंसर भी B2 आएगा। कॉम्बिनेशन में आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस शेडेड पोर्शन को चेक करें, शेडेड पोर्शन को, ये जो चार बने हुए हैं, इसमें कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, कौन से वेरिएबल की चेंज नहीं होती है। आप B1, B2 और B3 को चेक करें, तीनों को। B2 की चेंज नहीं होती। B2 भी नहीं जाएगा। B2 की चेंज नहीं होती, ठीक है, B3 चेंज होती है। B3 की 0 1 है और इसकी 0 1 से चेंज होती है। ठीक है, तो B3 1 1 है, तो इसका भी L = B2 ही आता है इसका आंसर। ठीक है, तो दोनों आंसर सेम है। आप टेबल इस तरह कंस्ट्रक्ट करें या अपनी मर्जी से उस तरह कंस्ट्रक्ट करें, ऐसे आप पेयर बनाएं या उस तरह आप पेयर बनाएं, नेक्स्ट रिजल्ट अगर आप रूल को फॉलो करेंगे, रूल को, आपका आंसर और मेथड सही होगा। ठीक है सर जी, सर B2 को अलग किया जा सकता है। सॉरी क्या? B2 को अलग किया जा सकता है, ये जो B1 को अलग किया फिर B3 को एक साइड पे रखा है। हाँ, कोई भी ले सकते हो। तो फिर तो सर वो 0 और 1 वो तो रहता वैल्यूज आ जाएंगे उसकी साइड पे। कोई नहीं, आपने साइड टेबल से चेक कर लेना कि जहाँ पर B2 की वैल्यू 1 0 है, यहाँ पे 0 1 है, उस तरह लोगे। आपने टेबल में से चेक करना है कि कहाँ पे B1 की वैल्यू 0 है, B2 की वैल्यू 1 है, यानी आपको फिर मुश्किल से बीच में से एक एक निकालना होगा। यहाँ पे तो ये सिंपल सीक्वेंस लाइंस में है, इसलिए हमें जल्दी फिल करना आसान होता है। आप वो फिर रैंडम कर लेंगे अपने लिए, फिर आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी बीच में से, कहाँ पर B2 0 है, कहाँ पे B1 1 है, कहाँ पे ये 0 है, तो उसके लिए क्या आता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी ठीक है। सही है सर। ये इसलिए आसान होता है ये सीक्वेंस में ऑर्डर में लिखना, कि यानी वो B1 और B2 क्योंकि ये ऑर्डर में, ये नंबर्स बाइनरी डेसिमल नंबर देखें एक सीक्वेंस में आए हुए हैं ये बाइनरी नंबर्स, तो इसलिए ये आसान है कि आप बजाय रैंडम के सीरियल में लिखें। अच्छा, अब आपको मैंने फंडामेंटल समझा दिया है, ठीक है, कि कैसे आप K-मैप से सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सर ये कल कर लेंगे। कल नहीं, ये आज का लेक्चर है। ठीक है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। सर नमाज के लिए 5 मिनट दे दें तो नमाज कज़ा हो रही। अच्छा सर कैसे हो जाएगा सर हम बहुत थक गए सर जी। 1 मिनट इस तरह का ब्रेक ले लें नमाज के लिए, ठीक है, 10 मिनट का, 10 मिनट बाद दोबारा आते हैं। ठीक है, तो अभी 5:50 से 6 बजे आपने आना है वापस। जस्ट टेक अ ब्रेक ओवर हियर। ठीक है।